सर सब कुछ हमें खुद बनाना पड़ता था उसके अंदर, ना और ना 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 एज ना, एन ऐसे एप्लीकेशन हम बनाते थे। ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं। सर कोई ये है वीडियोस किसी को पोर्टल पता पे हो? अवेलेबल क्यों नहीं हो रही सर? यार माजरत के साथ, मैंने ना फ्राइडे को ही डाउनलोड करके मैंने कल सर से शेयर किए, तो होपफुली आज अगर उनको टाइम मिलेगा या तो फिर मंडे तक हो जाएगी। मैं सर ऑलरेडी आपको दी नोटिस। ये क्लास लेने के लिए कितना मैंने लॉस किया सर। मैं यार संडे को क्लास नहीं ले सकता हूँ, पोर्टल के लिए ही सर क्लासेस बैठा रहता ऑलरेडी हूँ। व्हाट्सएप के ऊपर प्ले स्टोर प्लेलिस्ट किसी ने शेयर की हुई ऑलरेडी, इसीलिए मैं थोड़ा चल चल डॉट रहा हूँ। कॉम डॉट कोड सर, डॉट कोड यूट्यूब चैनल है, ठीक है, वहां हाँ पर सारे लेक्चर माशाल्लाह पड़े हुए हैं। डॉट सर कोड। स्ट्रगल गेम भी है, डॉट कोड भी है, और आप एक एक आधा काम और भी है। डॉट कोड। कीजिएगा, चैट चैट के अंदर है ना, पेस्ट कर दे ताकि इन लोगों को भी मिल जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा सबके लिए। हाँ ये सर ठीक है, चैट चले में आ अब जाएगा। आगे चलते हैं। अब मुझे वापस से बताएं कि SEO। सर आपकी आवाज कट गई। सर कहाँ चले गए? नेट का प्रॉब्लम होगा कोई। आप में हो से कोई सकता बता है। सकता है कि आप लोग ग्राफ क्यूएल की प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं अपोलो क्लाइंट के अंदर? वो सर ने रेपो दी हुई है, ठीक है, रेपो के अंदर सारे फ्रंट एंड रेसिपी के साथ भी है, ठीक है, वो भाई शेयर कर देंगे आपके साथ ग्रुप में। आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं नहीं हूँ। तो वो लिंक भी ज्वाइन करवा देते हैं आपको। तो वहां पर सर ने रेपो शेयर की हुई है, ठीक है। वैसे गिटहब पे पड़ी जैम स्टैक, आप सर्च करेंगे ना यू कुतुब के नाम से, तो वहां पर लर्न जैम स्टैक लिखा होगा और लर्न ग्राफक्यूएल भी लिखा होगा, तो उसके अंदर रेपो जो पड़ी हुई है उसी से प्रैक्टिस करते हैं। ये लिंक ज्वाइन कर रहे हैं आप, ये कमेंट्स में भाई ने अबू बकर ने शेयर किया है आपके साथ। और ग्राफक्यूएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी बहुत अच्छे वो पड़े हुए ट्यूटोरियल। हाँ डेफिनेटली डॉक्यूमेंटेशन में तो है ही है, सर ने थोड़ा सा इजी किया हुआ है। यार हमारे पे कोई ऐसी एक्सटेंशन नहीं है जिस तरह ग्राफक्यूएल की VS कोड में, ग्राफक्यूएल की किसके क्या करना एलिमेंट? है? जिस तरह अपन गलती हो जाती है, अपनी मिस्टेक्स हो जाती है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं तो ऑर्गेनाइजेशन का जैसे नाम लिखते हैं, कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन का नाम गलत हो जाता है, या इनपुट जैसे गलती हो जाती है कि इनपुट का नाम गलत हो गया, हमें पता नहीं चलता कि कहाँ नहीं भाई, मिस्टेक हुई है। नहीं भाई, वो बूट कैम्प में भी ना ऐसा इशू आया था, तो हाँ सर हाँ, मौसम उसमें से साहब उसमें वो खपते रहे, क्योंकि वो ये कमेंट्स में सारा कोड लिखा था ना, हाँ, क्यूरी जो है ना वो कमेंट्स में इसलिए लिखी जाती है, हाँ, इस टेम्पलेट वजह से इसका एडिटर्स कोई के थ्रू सोल्यूशन हम नहीं, यूज करते हैं ना, तो उसको उसमें शायद हो जाता है। इसी वजह से। तो मतलब कि हाँ गिटहब की जो नहीं नहीं, नहीं नहीं, उसका जब आप गेट्सबी की वेबसाइट को रन करते हैं ना, तो आपका ग्राफक्यूएल का सर्वर भी रन हो जाता है। आप कभी गौर कीजिएगा, दो कमांडें लिखी होती हैं, एक 1000 की गेट्सबी की, ठीक है, और 8000 स्लैश फोर, ग्राफक्यूएल लिखा होता है। मैं ग्राफक्यूएल की बात कर रहा हूँ, जी जी। जरा मैं तो आपने जो भी क्वेरी लिखनी है उसके जो प्ले ग्राउंड है वहां पर रन करें, ठीक है। अगर उसका रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है तो फिर आप उसको उठा के अपने जहाँ पर यूज करनी है उसको यूज कर लें। मतलब कि जो हम सर्वर पे फॉर एग्जाम्पल हमने सर्वर पे अपना एक डमी डेटा बनाया हुआ है, फिर हम उसको हम्म लोकल 4000 पे चलाते हैं, तो वो हमें हम्म। एक एक इन्वायरमेंट पे ले जाता है अपोलो के, जैसे अपोलो में हमने जी जी वो कर रखा है, तो वो जी उस जी तरह आप बोल रहे हैं। जी जी। ठीक ठीक। वैसे भाई साहब एक भाई ने वो रेसिपी का कोर्स शेयर किया था ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के, मैं उसका भाई का बहुत मशहूर हूँ, अच्छा कंटेंट था और अच्छा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि नेट निंजा सारी का, चीजें जो, सॉरी, नेट निंजा का जो शेयर किया था एक भाई ने। नहीं गेट्सबी का था, वो यूडीमी का था, एक रिएक्ट का था और एक यू उसका गेट्सबी का था, ब्लॉग वेबसाइट। अच्छा, मैंने नेट निंजा का आई मिला थिंक था तो सैयद उमैर अली ने शेयर किया था वो। हाँ सैयद उमैर अली ने, जी जी, उन्होंने है शेयर सैयद किया। उमैर अली। वो आप दोबारा भी एक बार काइंडली शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में व्हाट्सएप के, जो अभी न्यू कमर ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो जी पेड आप हो गया ग्रुप होगा। में, पेड नहीं वो फ्री है। ये अस्सलामुअलैकुम व्हाट्सएप का ग्रुप भाईजान। ऑलरेडी ये फिल्ड है, तो क्या करें अगर हम? ये बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है रिएक्ट पे या रिएक्ट नेटिव पे, बॉस करना है स्टार्ट, प्रोग्राम बन रहा है बस। 2-3 मैंने प्रोजेक्ट कर रहे हैं वैसे, ब्लॉकचेन जी बेस्ड मैंने करे थे। यार ब्लॉक जरा थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज कट रही है।
अर्ज ये करा था कि मैंने 2 से 3 प्रोजेक्ट करे थे फ्रंट एंड के, वही ब्लॉकचेन के थे वो तो। यार आप में से कोई बंदा कंटेंट राइटर है, जरा सीवी लिखना तो बता दो थोड़ी सी यार, कि सीवी किस तरह लिखी जाती है सही अच्छे वाली। वैसे तो मैंने 2-3 जैसे बड़े-बड़े डेवलपर्स हैं, जैसे पाकिस्तान के मशहूर डेवलपर्स हैं, तो उनसे मैंने उनकी सीवी मांगी थी। तो फिर मैंने वहाँ से मैंने देखा कि अच्छा इन्होंने इस तरह लिखा हुआ है, तो फिर मेरे पे अगर था वो कंटेंट लाइक मेरे पे स्किल थी तो मैंने ऐड कर दी थी। तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा था मेरा, मतलब कि मेरा मतलब अब भाई लकड़ी वाला केड़ा आ गया बेच मंजन तो गला पे मतलब एचआर तक मेरा मतलब कि चला गया था कि एचआर एक्सेप्ट कर रहा था। पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहा था एचआर, लेकिन अब जब वो मैंने नई एचआर वो बनाई थी, उनको उनकी देख देख करी, तो फिर वहाँ से मेरा वो हो रहा था। कोई भैया ग्रुप पे शेयर कर देंगे अगर काइंडली हो सके तो। हाँ, वो मैं 2-3 सीवी में उन मशहूर डेवलपर्स की मैं सेंड कर देता हूँ आपको। हाँ यार काइंडली तो जरूर, मैडम भले उनके नाम मिटा दीजिए, अगर प्राइवेसी कंसर्न है कोई मसला नहीं है, हमें कोई नाम नहीं उनके देखने। जितने भी आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीवी है, काइंडली उनके ना नाम वगैरह मिटा के, या वैसे भी कोई अगर इशू नहीं है प्राइवेसी का तो ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। अगर हो सके तो अपनी भी काइंडली कर दीजिएगा, कि ताकि चले अगर हम भी थोड़ी देर के बाद हासिल कर सकें। ठीक ठीक, मैं आपको सेंड करता हूँ। इंशाल्लाह। भाईजान आपका क्या नाम है? हेलो, जी 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 सर, वेलकम बैक सर। सॉरी कोई मसला नहीं यार, सर, नेट बंद कर। कोई हम मसला नहीं डिस्कस सर। कर रहे थे एसईओ के हवाले से। तो एसईओ में जी जो सर। प्रॉब्लम आती थी रिएक्ट के अंदर वो ये थी कि रिएक्ट को हम कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, ऐसा ही है? जी जी सर। सर। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन और सारे राउट्स कहाँ पे होते हैं पता है आपको? सर एक ही कंपोनेंट के अंदर होते हैं जहाँ पर हम कॉल हाँ करते हैं। एग्जैक्टली तो हमने एक लास्ट क्लास में गेट्सबी में एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, क्या कहते हैं उसको, जो अंदर ही सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और हम जो कर रहे थे हाँ क्लाइंट साइड राउट्स। सर इसमें दो दो किस्म के ओनली राउट्स होते क्लाइंट हैं ना। राउट। हाँ हमने पढ़ा था ना क्लाइंट राउट जी लास्ट जी सर। क्लास। सर। तो वो लिंक। क्या करता था एक्चुअली, वो यही करता है ना कि आपके कंपोनेंट्स, आपका पेज एक ही होता है, सिर्फ उसके अंदर कंपोनेंट्स चेंज कर रहा होता है, ऐसा ही है? ऐसे ही है जी सर। ठीक है, जी तो ये बिल्कुल। सिंगल पेज एप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट ही था रिएक्ट के अंदर हमारे पास। तो रिएक्ट के अंदर जब सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो जब सर्वर आता था तो उसको सिर्फ एक ही पेज नजर आता था उस सर्वर के ऊपर, क्योंकि index.html ही होती है ना, दूसरे पेजेस ही नहीं जी होते सर हमारे पास। डेफिनेटली इसी तरह ही है सर। हाँ तो जब वो आपका क्या नाम है क्राउलर आता था तो उसको लगता था कि एक ही पेज है, उसमें सारी चीजें उसने देखी, उस पेज में जो उसको HTML नजर आई उसने उस हिसाब से उसकी एसईओ कर दी। ऐसा ही होता है यूजुअली, एसईओ का कॉन्सेप्ट जी कुछ सर ऐसा ही है। ऐसे ही है, ऐसे ही ऐसे ही है। रिएक्ट में प्रॉब्लम यही थी कि वो सिंगल पेज एप्लीकेशन थी, और जैसे ही क्राउलर आता था वो देखता था कि यार सिंगल पेज है, तो ये तो प्रॉब्लम हो गया। तो फिर उसकी टेक्निक्स आई और फिर उसके बाद हमने एसईओ के लिए कुछ प्लगइन्स यूज किए, या तो फिर हमने दूसरा देखा कि सर्वर साइड रेंडरिंग करके देखी रिएक्ट के साथ, ताकि हम एसईओ को अचीव कर सके। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जी सर। ठीक है, तो क्या गेट्सबी का आप सोचे थोड़ा सा, क्या गेट्सबी सिंगल पेज एप्लीकेशन है? नो जाहिर सर। है हम रिएक्ट जरूर यूज कर रहे नेवर हैं। सर। यस, सर ये बता दें कि सर्वर साइड रनिंग आपने कहा रिएक्ट के साथ यूज की, तो मतलब क्या क्या मतलब से सर्वर साइड रनिंग? सर्वर साइड रेंडरिंग का क्या मतलब होता है? सर्वर साइड रेंडरिंग का मतलब ये होता है कि जब आप क्लिक करते हैं ना फर्स्ट पेज, तो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर HTML रेंडर करके देता है। जब आप क्लिक करते हैं किसी लिंक पे, लेट्स से अबाउट के पेज पे, तो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है, और सर्वर आपको अबाउट का पेज रिक्वेस्ट करके दे रहा होता है, और सम काइंड ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है, सर्वर साइड रेंडरिंग ये है, अभी थोड़ी देर के लिए समझ लें, वरना क्लाइंट साइड रेंडरिंग जो भी हम रिएक्ट के अंदर करते हैं वो समझ लें थोड़ी देर के लिए, क्लाइंट साइड रेंडरिंग है। क्लाइंट साइड रेंडरिंग में क्या होता है, एक दफा ही आपके पास पूरा पेज लोड हो गया, अब आप जब भी क्लिक करें तो उसके लिए सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जा रही, वो जावास्क्रिप्ट की मदद से ही आपको क्या करके दे रहा है, पेजेस को चेंज करके दे रहा है। ऐसा ही है ना, राउट्स चेंज कर रहे होते हैं हम। हाँ ऐसे ही यस होता सर, है। यस सर। जी ठीक है, सर। तो ये सिंगल पेज और सर्वर साइड रेंडरिंग था। अब हम जरा गेट्सबी को देखते हैं। गेट्सबी में हमारे पास रिएक्ट, हम यूज तो कर रहे हैं रिएक्ट, क्या हम सिंगल पेज एप्लीकेशन कहेंगे गेट्सबी को? नो सर। मेरा नहीं ख्याल। नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? जब हम अगर उसको एंड रिजल्ट थोड़ी देर के लिए देखें, तो जब हम बिल्ड करते हैं तो क्या होता है, हमने डिफरेंट बिल्ड पेजेस करके बन देखा था जाते हैं। ना, याद है हमने जी बिल्ड जी करके सर। देखा था? हाँ मल्टीपल पेजेस बना देता है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? कि वो सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है।
सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है। तो जब वो सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है तो हमारे पास, अगर मैं एसईओ का जो प्रॉब्लम आता था वो सिंगल पेज एप्लीकेशन की वजह से ज्यादातर आता था। तो अगर ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है ही नहीं तो फिर क्या हमें एसईओ की वैसे टेंशन लेने की जरूरत है थोड़ी सी? नहीं 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 सर। नहीं। मेक सेंस है ना? बात समझ में आई अब? जी 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 सर आ गई। जी। अच्छा सर वो लेकिन मैं एक प्रॉब्लम इज देयर कि सर हम अपना डेटा कंटेंट और अपना डेटा कंटेंट से लेके आ रहे हैं, वो एक एन्क्रिप्टेड की यूज कर रहे हैं हम। तो सर हाँ। उसको ब्राउजर को तो हमारा डाटा डायरेक्ट नजर नहीं ना आ रहा, जब रेंडर होके ब्राउजर पे शो हो रहा है तब नजर आ रहा है। तो सर एसईओ की जो बैक लिंकिंग होती है उनका भी क्या बनेगा? मेरे दोस्त, अगर आप गौर से सोचें थोड़ा सा कि जब आप एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हैं तो वो डेवलपमेंट टाइम पे हम काम करते हैं, ऐसा ही। और फिर जब हम इसको डिप्लॉय करने जाते हैं तो हम एक बिल्ड बना के डिप्लॉय करने जाते हैं। रिएक्ट को अगर थोड़ी देर के लिए सोचे तो सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? पहले तो ये बताएं ताकि क्लियर होता हो तो मैं आगे। जी यस सर। सर, ठीक हो। ठीक है, ये क्लियर है। अब जरा सा ये सोचें, जब मैं गेट्सबी की बात करता हूँ तो गेट्सबी में हमने दो चीजें देखी, एक रन टाइम बिल्ड के बारे में पढ़ा था और एक कौन सा बिल्ड टाइम पढ़ा था? बिल्ड टाइम और एक रन टाइम पढ़ा था, याद है? एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था बिल्ड टाइम, हम डेटा को यूज करेंगे, और एक डेटा यूज करेंगे रन टाइम। याद आया कुछ? जी। यस जी जी सर। गुड। यस सर। अब मुझे ये बताएं कि जब मैं सारा काम कर रहा हूँ, आपने जिस तरीके से कहा कि कंटेंट पे मैं किसी एपीआई से मतलब सीक्रेट की डालता हूँ फिर डेटा लेके आता हूँ, वेरी गुड, होता है, सही है। डेवलपमेंट टाइम पे सारा डेटा आप कंटेंट फुल से लेते हुए आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, सारी चीजें गुड हो गई। लेकिन जब मैं इसको डिप्लॉय करने जाऊंगा तो सबसे पहले मैं क्या चलाऊंगा? इसकी क्रिएट करूंगा, इसकी बिल्ड। बिल्ड। जब मैं बिल्ड करूंगा ना तो वो बिल्ड टाइम पे सारा डेटा कंटेंटफुल से लेके आके आपके एचटीएमएल के अंदर डाल देगा। समझ में आई बात? यस सर, ठीक हो गया वो सर। तब बनाने का उधर पेज बनाएगा, हाँ। वहां वहां से बैक लिंकिंग वगैरह हर चीज ठीक हो गया। थैंक यू सर। तो अब क्या हुआ, जैसे ही बिल्ड बन गई सारे पेजेस आपके ऑलरेडी क्या हो गए, क्रिएट हो गए। तो अब वही वाली बात हो गई, जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट में काम करते थे तो आपके HTML CSS जावास्क्रिप्ट के पेजेस होते थे, तो जब हम गेट्सबी की बिल्ड बनाएंगे तो हमारे पास सारे HTML मिल जाएंगे डायरेक्ट। सर ठीक है। एवरी टाइम व्हेन वी कनेक्ट टू द कंटेंटफुल, तो हर दफा नया, जब हम कंटेंट अपडेट करते हैं कंटेंटफुल पे, तो हर दफा नया बिल्ड बनाता है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक मैं हो। समझाने की कोशिश करता हूँ, मुझे एक मिनट। अच्छा सर वो तो इंशाल्लाह आप सर करेंगे ही। आज ही है। अच्छा इसके अलावा सर मेरा एक क्वेश्चन का भी है सर, कि वो मैंने मौसम साहब की क्लास देखी थी, तो उसमें ना उन्होंने जब स्टैटिक डायनामिक पेज जनरेट की है, ठीक है, पेज आ गए, तो उन्होंने टेम्पलेट का एक फोल्डर बना लिया, कंपोनेंट बना लिया, उसके अंदर उनको कॉल कर लिया, ठीक है, जो टेम्पलेट आ रहा है, फिर उसके अंदर उन्होंने फिर एक और एड्रेस दिया प्रोडक्ट 1 का और प्रोडक्ट 2 का। तो सर क्वेश्चन मेरा ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 100 प्रोडक्ट है तो मुझे 100 प्रोडक्ट का अलग अलग कंपोनेंट बनाना होगा, या मेरे पास दूसरी ऑप्शन ये भी है कि जो मेरे पास डाटा आ रहा है, अरे आ रही है, उसको मैं मैप लगा के एक पेज पे सारी प्रोडक्ट अरेंज करवा दूं? सही सही। इस पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। तो या फिर मैं इसके बारे में ये सोच रहा था कि जिस तरह उन्होंने प्रोडक्ट 1 मंगवाई, प्रोडक्ट 2 मंगवाई, हम इस तरह प्रोडक्ट की कैटेगरी को मंगवा लेते हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर वो सारी प्रोडक्ट रख लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। सर अब एक मुझे क्वेश्चन था एक इजाजत और। है। जी जी, पहले सवाल सर कर लें। हाँ। ग्राफिकल से रिलेटेड क्वेश्चन था, हम बुक पढ़ रहे थे ग्राफिकल की, आर्किटेक्चर में ग्राफिकल आर्किटेक्चर। तो वहाँ एक की पॉइंट था कि लिखा था, इट इज इम्पोर्टेंट, ग्राफिकल इज एक्चुअली ट्रांसपोर्ट लेयर एग्नोस्टिक, so it is potentially possible for implement GraphQL server based on TCP और वेब सॉकेट्स। तो इसका मतलब इसका क्या था, ये ट्रांसपोर्ट लेयर देखें, एग्नोस्टिक? ट्रांसपोर्ट वाला जो है वो यही है ना, टीसीपी पे भी हम कर सकते हैं और किस पे कर सकते हैं, वेब सॉकेट पे। वेब सॉकेट पे हमने किया तो था, याद है किसी को? तो पब सब वाला। पब सब, यस एग्जैक्टली। वो यूज क्या करता है, सॉकेट एक्चुअली रैपर चढ़ाया हुआ है, सॉकेट बेस है, उसके ऊपर हमने रैपर चढ़ा दिया ग्राफक्यूएल का। अब जो सॉकेट के लिए हमें सारी चीजें करनी पड़ती थी वो हमारे लिए कौन करके दे रहा है, पब ग्राफक्यूएल। सब सर। ग्राफिकल। हाँ, अच्छा एग्जैक्टली, ग्राफक्यूएल का पब सब करके दे रहा है। तो जो आपको सॉकेट की हैंडलिंग करनी पड़ती थी वो आपको करने की जरूरत नहीं है, वो सारा काम आपको ग्राफक्यूएल खुद करके दे रहा है। और दूसरी चीज HTTP वाला जो था, वो HTTP तो हम यूज कर ही रहे हैं ना ऑलरेडी इसको।
जो हम API कॉल्स करते हैं GraphQL के अंदर, वो सारी जाती कौन से मेथड के अंदर है, याद है किसी को? कौन सा मेथड यूज होता है? सर HTTP यूज होता है REST API में। HTTP होता है मेथड। सर हम पोस्ट का एग्जैक्टली, जबरदस्त। पोस्ट को मत- सिर्फ एक ही वो जाती है मेथड, और वो जाता है पोस्ट का। सर। ठीक और है। सर्वर अच्छा, साइड पे हम क्वेरी या म्यूटेट यूज करते हैं। हाँ वो तो आप कुछ भी यूज करें, लेकिन क्लाइंट साइड से जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो, क्योंकि सिंगल URL होता है और सिंगल मेथड होता है। सिंगल URL, आपका जो URL होगा ग्राफक्यूएल का, मेथड जो होता है वो पोस्ट होता है। अब आपको उसके लिए क्यूरी करनी हो तो भी पोस्ट यूज करेंगे, म्यूटेशन यूज करनी हो तो भी पोस्ट यूज करेंगे, और साथ साथ और क्या था, सब्सक्रिप्शन सर। क्या यूज करेंगे, पब यूज करेंगे। चलें अब थोड़ा सा आगे चल। अच्छा, आपका जो सवाल था मैं बता देता हूँ। अब मुझे ये बताएं कि दराज की एप्लीकेशन को लेके चलें। कॉन्सेप्ट सबको दराज यूज की हुई है, मैं इसलिए दराज का नाम ले रहा हूँ क्योंकि सबने यूज की हुई है, तो इमेजिन कर सकते हैं आप कि क्या है। अब मुझे ये बताएं कि दराज के ऊपर इसी को हम देखते हैं, ये कौन से वाले, किस पे हूँ मैं मौजूद अभी, स्टेप नंबर 6 पे नजर आ रहा है सबको, या जूम करने की जरूरत है? स्क्रीन शेयर नहीं है, स्क्रीन शेयर माय बैड, सॉरी। पोर्टल पर वीडियो अपलोड कर दो। सर लास्ट लेक्चर्स की वीडियोस नहीं आई अभी तक सर। डॉट कोड पे भाईजान मिल जाएंगे आपको, डॉट कोड यूट्यूब का चैनल है। यार एक्चुअली मैं वही कह रहा हूँ कि सर देखिए मैं अनऑफिशियल चैनल्स तो बहुत से हैं, ऑफिशियल सोर्स पे आनी चाहिए। नहीं बिल्कुल आएगा, मैं वही कह रहा हूँ, ये मेरी थोड़ी सी वो है, सुस्ती कह लें या तो थोड़ा टाइम का इशू चल रहा है मेरे साथ। सर मुझे अपना असिस्टेंट रख लें सर। डन हो गया ब्रो। तो फिर इंशाल्लाह क्लास के बाद आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, तो फिर करते हैं आपके साथ। सर मैं चलें। तो तैयार हूँ सर। सेकंडली सर जो व्हाट्सएप लिंक है वो भी ऑलरेडी फिल है, लोग कैसे ज्वाइन करें? अब हम वो से लोग कम्युनिकेशन से बाहर ही रह जाते हैं। एक हाँ, मैं ग्रुप समझ है रहा हूँ। जिसमें सर खुद इंक्लूड है, आप वो ग्रुप ज्वाइन करें बस। लेकिन सर प्रॉब्लम इज देयर कि 66 से 100 बच्चा क्लास में होता है। हाँ। अब अल्लाह जाने कौन कौन बंदा ग्रुप में है, कोई ऑथेंटिकेशन है ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं कौन हमारे ग्रुप का कौन क्लास का है। वो अनऑफिशियल ग्रुप है ना, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, बिल्कुल। सर कोई एक ऐसा ग्रुप है जिसमें देखिए 60 to 70 या 100 बच्चे जो होते हैं वो ही होते हैं क्लास में एज यूजुअल, तो लोग उसमें ऐड कर ले। मैं देखता हूँ कि कोई बिजनेस किसी के पास बिजनेस व्हाट्सएप होगा ना, तो वो ग्रुप बनाएगा तो वो उसमें अच्छे खासे लोग इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं देखता हूँ फिर मेरे पास है सर आप ना कोई ग्रुप बनाइएगा सर काइंडली, डिस्कस करते हैं। बस ठीक अच्छा, है चलने दे सर। बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास वहाँ पे क्या होता है, अगर आप गौर से देखें कि जब हम दराज का पेज ओपन करते हैं तो सारी प्रोडक्ट शो हो रही होती है डेव्स के अंदर। अब स्क्रीन नजर आ रही है होपफुली? सर आ रही है। गुड। तो आईडी ये तो चलें किसी, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि ये किस काम के। स्लग क्यों यूज करते हैं हम लोग, आपको पता है ना? क्योंकि यूआरएल के प्रोडक्ट अंदर डैश उसका नेम कुछ भी हम यूआरएल्स बनाने के लिए स्लग यूज करते हैं। अब हम थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं, लेट्स से किसकी बात करते हैं, हाँ गेमिंग चेयर, ठीक है, और इसकी प्राइस हम कह देते हैं लेट्स से 25,000। अच्छा जी, तो ये एक प्रोडक्ट हो गई। तो और इसके साथ एक यहाँ पे एक हम दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक और चीज़ आती है, क्या आती है उसका, पिक्चर आती है, तो हम क्या देते हैं यहाँ पे, कोई पिक्चर का यूआरएल मौजूद है, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आई क्या? दराज के ऊपर कुछ ऐसा ही होता है कि सारे डेव्स बने हुए आ रहे होते हैं, डेव्स में तस्वीर होती है, उसके नीचे प्राइस होती है और उसका नाम होता है, ऐसा ही है अभी तक? जी सर। ठीक है, तो अब आपने जो सर मोहसिन वाली क्लास की एग्जांपल दी थी, अब जरा खुद सोचिएगा। एक तरीका तो ये है कि मैं सिर्फ प्रोडक्ट की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मंगवाऊँ जितनी मुझे चाहिए, क्योंकि ग्राफक्यूएल यही कहता है ना कि आपको जितना डेटा चाहिए आप सिर्फ उतना ही मंगवाओ, यही है ना इसका फायदा। वरना तो रेस्ट एपीआईज भी यूज कर सकते थे, रेस्ट एपीआईज में तो सारे डेटा एक साथ आ जाता था, हमारे पास कोई कंट्रोल ही नहीं था।
जब हम सर। GraphQL पे जा रहे हैं तो हम स्पेसिफिक डेटा जो हमें यूज करना है हम वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हमने कर दी, तो आप समझ लें ये हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है, लेट्स से आपके पास 50 प्रोडक्ट्स की, थोड़ी देर के लिए हम ये सोच सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अब मुझे आप बताएं आगे का प्रोसेस क्या होता है। जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो क्या होता है, किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूं डिव के अंदर तो क्या होता है। सो उसी प्रोडक्ट के आगे फर्दर डिटेल हाँ डिटेल्स की शो हो जाती है सर। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा, कि इमेजेस और रिव्यूज वगैरह आ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा, यही मैं सुनना चाह रहा था आपको वैसे, ठीक है। यानी क्लियर है ना। अब हम सपोज करते हैं यहाँ पे ID 1 है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार ये सारा डेटा होगा, ID 1 होगी, गेमिंग चेयर होगी। अब मुझे इधर स्लग की जरूरत नहीं है, अब मुझे यहाँ पे इसकी क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए। जी अब मुझे सर। उसके रिव्यूज चाहिए, यहाँ पे कोई और उसके रिव्यूज रेलिवेंट होंगे रिलेटेड एंड सो उसकी ऑन। चीज चाहिए। हाँ उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ एक पिक्चर शो करता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पिक्चर शो पिक्चर करता है, तो सही है ना। जी सर। तो URLs, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम ये समझ लेते हैं। तब होता क्या है, अब जब मैं होम पेज, ये हम समझ लेते हैं ये है हमारे पास होम पेज जिसके ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स मौजूद है आपके पास, जी सर। ठीक है। और मैं कहता हूँ कि ये है उस एक प्रोडक्ट का डिटेल पेज, प्रोडक्ट डिटेल पेज। अब सर आप खुद सोच के बताएं मुझे, यहाँ पे मुझे कितने टेम्पलेट्स की जरूरत है। सर हमें एक टेम्पलेट की जरूरत है प्रोडक्ट की, जहाँ पर सारी प्रोडक्ट आएंगी। मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पे टेम्पलेट की जरूरत है। ये तो मेरे होम पेज के ऊपर मैं रेंडर करवा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे तो हमारे पास डिव्स के अंदर ये सारी चीजें मैं शो करवा सकता हूँ, लेआउट के अंदर, ऐसे ही है ना। हाँ जी। सही। अब जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने पेजेस में, लेट से ये मेरा होम है या इंडेक्स है या होम है। यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे मैंने GraphQL की क्यूरी की, यहाँ से सारे के सारे मेरे पास क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। और जब मैं उस प्रोडक्ट्स आ रहे प्रोडक्ट पे हैं। क्लिक करने जाऊँ करूंगा तो फिर मुझे उसकी क्या चाहिए, उसकी डिटेल। डिटेल्स। तो ये उसका काम है, ये देखिए ये डिटेल्स वाला काम है। तो ये क्या करेगा, टेम्पलेट कितनी चाहिए अब आपको, आप जब कह रहे थे ना मल्टीपल टेम्पलेट्स की जरूरत पड़ेगी, नहीं जी क्यों, जी। क्योंकि जब हम प्रोडक्ट की डिटेल देखते हैं तो आप किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हैं, डिटेल का व्यू एक ही जैसा नजर आता है आपको। जी सर। हाँ जी। तो कितनी टेम्पलेट्स की जरूरत पड़ी हमें, फिर तो सर एक ही टेम्पलेट की जरूरत One। पड़ेगी सर। यस एग्जैक्टली। तो सर ये अब डिटेल आपके की पास, स्पेलिंग रॉन्ग हाँ अभी स्पेलिंग्स के ऊपर फोकस बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि मैं भी नहीं कर रहा, आप सिर्फ जज्बात को समझे मेरे, ठीक है। है माशाल्लाह। चले अब ठीक है आगे सर। चलते हैं। हाँ कहाँ पे थे हम, हाँ प्रोडक्ट डिटेल पे सर, टेम्पलेट पे। टेम्पलेट पे थे हम, ठीक है। तो दोस्त टेम्पलेट का पेज एक ही है, ठीक है। अब टेम्पलेट का जब एक ही पेज है तो फिर तो आपको टेंशन ही नहीं है ना, मतलब लेआउट। एक्चुअली टेम्पलेट का मतलब क्या है, अगर गौर से अगर हम दूसरे अल्फाजों में देखते हैं तो ये उसका लेआउट है। किसका लेआउट है, प्रोडक्ट डिटेल का लेआउट है, एप्लीकेशन का लेआउट नहीं है। किसका लेआउट है ये हमारे पास, प्रोडक्ट डिटेल का। तो अब जरा ये समझने की कोशिश करें कि टेम्पलेट एक ही होगा आपके पास। हाँ हो सकता है कि ये अभी हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, या तो कभी आपकी एप्लीकेशन में कुछ और भी हो तो उसका दूसरा टेम्पलेट होगा, पॉसिबल है। जी सर पॉसिबल है। मैं यहाँ पे एक और यहाँ एक कंफ्यूजन आ रही है थोड़ी सी, हाँ काइंडली बताइए। बताइएगा कि एक तो हमने करवाया ना मेन पेज में तो दराज तो मुफ्त प्रोडक्ट रेंडर हो रही होती है, मेन पेज हो गई। पर दूसरा एक स्पेसिफिक आइटम जो मैंने सेल करने के लिए रखी है, किसी ने भी रखी, उसका सही टेम्पलेट हो गया। तो थर्ड टेम्पलेट है, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये वाला और हाँ जी किसी और प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना हम। Yes, यानी कि yes, मैंने ही दो प्रोडक्ट अगर अपलोड किए हैं तो एक का टेम्पलेट ऊपर वाला होगा, एक का नीचे वाला, ऐसे करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट दें। अब जरा ये देखें कि आपकी एप्लीकेशन में अभी सिर्फ प्रोडक्ट्स थी, तो प्रोडक्ट डिटेल का आपने एक टेम्पलेट बनाया जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट की पूरी डिटेल नजर आ रही है, जिसके प्रोडक्ट की डिटेल के अंदर अभी हमने डिस्कस किया उसमें आपको उसकी डिस्क्रिप्शन मिलेगी, रिव्यूज मिलेंगे, उसकी पिक्स URL मिलेगी एंड और भी डिटेल्स हो सकती है, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है।
अब देखें यहाँ हुआ क्या, डायनेमिक पेज कौन से बन रहे हैं आपके? पेज यहाँ तो पे एक पेज तो बेसिकली हमारा एक ही है प्रोडक्ट वाला, आगे से उसके अंदर डिव्स चल रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि असल में होता क्या है, यस यहाँ पे देखें ये होम पेज है, होम पेज पे जितनी प्रोडक्ट्स आएंगी वो डायनेमिक होगी आपकी। एक्जेक्टली सर, डायनामिक बनती है। जी सर। तो इसीलिए देखिए हमने यहाँ पे स्लग यूज किया हुआ है, यहाँ पे हमने स्लग यूज नहीं किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे जब मैं डायनेमिक पेज बना रहा हूँ तो मैं किससे बनाऊंगा वो पेज, डायनेमिक प्रोडक्ट से, ताकि कोई भी उस प्रोडक्ट पे क्लिक करे तो उसका पेज पहले से क्रिएटेड हो। एम आई राइट और रॉन्ग? जी सर। ठीक है सर। अब दूसरा काम क्या करना है कि जैसे ही मैं उस प्रोडक्ट के पेज पे जाऊं, यानी किस पे जाऊं, टेम्पलेट पे। तो टेम्पलेट पे यहाँ पे ग्राफ क्यों लिखूंगा मैं, वो अभी हम करके देखते हैं आज की क्लास में थोड़ा सा। अब इस क्लास यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्राफ क्यूएल, और इस ग्राफ क्यूएल में मैं क्या लेके आऊंगा, गेट प्रोडक्ट डिटेल्स। और ये प्रोडक्ट डिटेल्स मुझे कैसे मिलेगी, आप लोगों को सबको पता है, क्योंकि मैं ये वाला ऑब्जेक्ट में कहाँ पे पास करूंगा, इसके कॉन्टेक्स्ट में। तो जब मैं सारी चीजें कॉन्टेक्स्ट में पास करूंगा तो क्या मुझे इस कंपोनेंट के अंदर जो मैंने अपना प्रोडक्ट डिटेल का टेम्पलेट बनाया हुआ है, क्या इसके अंदर मुझे सारी चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएगी, आईडी, स्लग, नेम? जी सर, सब कुछ मिल जाए। यस सर। तो उसके बिहाफ पे मैं अब क्या मंगवाऊंगा उससे, डिटेल्स, उसकी प्रोडक्ट की डिटेल, और उसकी प्रोडक्ट की डिटेल में मुझे क्या क्या मिलेगा, लाइक दिस, ये चीज मिलेगी। समझ गया सर, समझ गए। तो कितने टेम्पलेट बने इस केस में हमारे पास? सर एक प्रोडक्ट का, दूसरा डिटेल का। हाँ, टेम्पलेट नहीं, प्रोडक्ट का टेम्पलेट नहीं बनाया मैंने, क्योंकि प्रोडक्ट तो मैं होम पेज पे ऑलरेडी शो कर रहा हूँ ना, शो कर रहे हैं डेफिनेटली। हाँ, यानी यहाँ पे मैं जो ग्राफ क्यों लिखूंगा उसमें क्या होगा, यहाँ पर सर डिटेल्स का टेम्पलेट, यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी आपके पास। समझ में आई बात अब? जी सर। और जब भी कोई इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो हमारे पास डायनेमिक पेजेस बनने चाहिए, किसके, डिटेल्स के, प्रोडक्ट के डिटेल्स के। तो वो काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, अब कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो? ठीक है सर, कुछ कुछ क्लियर होगा, बात देखेंगे करेंगे। अब मैं तो जब कंटेंट फॉल के साथ करके देखता हूँ तो फिर और मजा आएगा। अच्छा सर, आपसे रिक्वेस्ट है सर, प्रोजेक्ट जो है ना वो न्यू ऑप्शन ऐड करें सर। प्रोजेक्ट न्यू यूनिट, ठीक है, हाँ मैं अभी न्यू यूनिट करने जाऊंगा। ये तो देखें असल में बात यही है कि कोड आपके पास ऑलरेडी ये वाला मौजूद है, तो मैं यही वाला कोड आपके साथ लेके चलता हूँ ताकि आपके पास भी वही कोड पड़ा हुआ हो। ठीक है, हाँ अभी जिस तरीके से कंटेंट फुल के साथ और काम करना है तो फिर मैं नया बनाता हूँ, अभी नया बनाएंगे इंशाल्लाह। चले आगे चलते हैं। अच्छा तो क्या, अब सवाल ये है, यहाँ पे तो एक टेम्पलेट बन गया इसका, क्या पूरी एप्लीकेशन में एक ही टेम्पलेट हो सकता है? नहीं। जी सर, हो सकता है, जितने हो भी सकता है। और अगर हम अच्छे मतलब आगे के सिनेरियोज में देखें तो जरूरी नहीं है कि एक हो, लिमिटेशन कोई भी नहीं है। जिस तरीके से ये प्रोडक्ट की डिटेल का एक पेज है, क्या उस तरीके से कैटेगरीज की डिटेल का एक पेज हो सकता है? हो सकता है मुझे सारी कैटेगरी शो करनी हो, फर्स्ट टाइम मैं सारी कैटेगरी शो करवाऊंगा, और सेकंड टाइम जब उस कैटेगरी पे क्लिक होगा तो उसकी प्रोडक्ट शो करवानी हो, तो क्या ये दूसरा टेम्पलेट बनेगा इसका? जी सर, ऑब्वियसली सर। जी तो कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, यानी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सोचना है कि आपको करना है क्या। एम आई राइट? जी सर। टेम्पलेट हम GraphQL के अंदर दो चीजें, दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, एक हो रहा है लेआउट और दूसरा हो रहा है टेम्पलेट। लेआउट का मतलब क्या है, आपके एप्लीकेशन के लेआउट से रिलेटेड चीजें। ठीक है, और टेम्पलेट का मतलब बैकग्राउंड से बहुत शोर आ रहा है, या प्लीज माइक म्यूट कर दीजिएगा। ओके, तो दो चीजें, लेआउट है और दूसरा है टेम्पलेट्स। लेआउट का मतलब आपके एप्लीकेशन का लेआउट हो गया पूरा, और टेम्पलेट्स का मतलब क्या है, जो आप डायनेमिक पेजेस बनाने जा रहे हैं उसके लिए आप अपना एक टेम्पलेट बनाते हैं। डेफिनेटली जिस तरीके से मैंने बनाया अभी यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल का टेम्पलेट बनाया, और आगे जाके अगर मैं बनाना चाहूंगा तो मैं कैटेगरी डिटेल का टेम्पलेट बनाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, इफ रिक्वायर्ड। तो जो भी आपको डायनेमिक राउट्स बनाने होते हैं ना, तो डायनेमिक राउट्स बनाने के लिए डेफिनेटली उसका कोई ना कोई टेम्पलेट चाहिए होगा, तो वो टेम्पलेट हम बनाते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, कि जब भी उस पर जाए तो फिर क्या करना है, सो ऑन।
चले अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि भाई क्या करके आना, मटेरियल यूआई आगे इंस्टॉल पढ़ करना के आइए। प्लगइन का। हाँ थोड़ा सा प्लगइन्स का पढ़ के आइएगा। बताएं थोड़ा सा व्हाट इज सर आपने कहा था कि फैच डेटा बिल्ड टाइम पढ़ के आना है और मटेरियल यूआई पढ़ के आना है। मटेरियल यूआई पढ़ के आना, प्लगइन्स पढ़ के आना। बिल्कुल, अब बताएं जरा क्या है प्लगइन्स, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। प्लगइन सर ये हेल्पफुल हमारे पास एक जैसे कह लें कि कमांड ये है, तो उसमें एक मखसूस किस्म के फंक्शन परफॉर्म होते हैं, लाइक एज कंपोनेंट का है, एससीओ का है, ठीक है। वो एक स्पेसिफिक हमें ना सहूलत दे रहे हैं अपनी एप्लीकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। देखिए ये रहा प्लगइन, गेट्सबी प्लगइन। ये एक्चुअली अगर हम नाम प्लगइन दे रहे हैं वो एक्चुअली पैकेजेस हैं नोड.जेएस के, ठीक है, यानी जावास्क्रिप्ट के हमारे पास पैकेजेस मौजूद हैं जो कि अगर मैं आपको थोड़ी देर, जिन्होंने वर्डप्रेस किया हुआ तो वर्डकिट के अंदर जो नाम आता है वो उसमें भी प्लगइन्स ही आता है। आपको छोटे छोटे काम करने के लिए क्या यूज जी करते सर, हैं आप लोग? प्लगइन प्लगइन्स यूज यूज करते हैं हम। तो यहाँ पे भी गेट्सबी के भी अब जो है ना वो काफी ह्यूज नेटवर्क बनते जा रहा है, तो यहाँ पे भी प्लगइन्स काफी आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो प्लगइन्स अभी हम जाके देखते हैं। प्लगइन्स के लिए देखें होता क्या है, इंस्टॉल प्लगइन करना है। प्लगइन इंस्टॉल हो गया, आपके डायरेक्टरी के अंदर नोड.जेएस के अंदर मौजूद है। अब आपकी एप्लीकेशन को कैसे पता चलेगा कि मुझे यूज करना है? आप उस कॉन्फ़िगर प्लगइन करेंगे को सर कहाँ उसको, पे राइट करेंगे? कॉन्फ़िग गेट्सबी config.js में। gatsby-config.js के अंदर आप बताएंगे कि मैं कौन सा प्लगइन यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर उस फीचर को यूज करेंगे हम अपने एप्लीकेशन। लाइक अभी किस तरीके से हो रहा है ये मैं बताता हूँ। ये सर ने, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया हुआ है। वैसे गेट्सबी का जो प्रोजेक्ट होता है वो कौन सा होता है? सर जावास्क्रिप्ट का जेएस होता है, जेएस होता है। यहाँ पे सर ने स्पेशली कौन सा टाइप स्क्रिप्ट यूज किया। टाइप स्क्रिप्ट सर। टाइप स्क्रिप्ट यूज किया। तो अब देखते हैं कि क्या कैसे हुआ। ये देखिए ऐसे हुआ। को स्ट्रिंग और हम जैसे This meeting is being recorded. जो भी उसकी टाइप है वो डिफाइन करके चलते हैं ताकि फिर जो बाद में डेवलपर उस पर काम करे उसको मसला ना हो। बिल्कुल सही कहा। अभी ये देखें, अभी मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर हम बात करते हैं फू, और मैं सपोज करता हूँ कि जो वेरिएबल ए है वो है नंबर, वेरिएबल बी है वो है क्या, स्ट्रिंग, और वेरिएबल सी जो है वो बुलियन। अभी थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अब मैं कहता हूँ कि यार इसको मैं ए बी और सी दूंगा। तो अब ये अगर ये जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है तो क्या मैं ये कर सकता हूँ, फू की जगह मैं नंबर की जगह दे दूं स्ट्रिंग? क्या मैं बी की जगह, अगर वो स्ट्रिंग कह रहा है तो मैं दे दूं बुलियन, और जब बुलियन है वहां पे दे दूं नंबर? जी सर पॉसिबल है सर। पॉसिबल है ना। जावास्क्रिप्ट कोई रोकेगा भी नहीं, जावास्क्रिप्ट कोई एरर भी नहीं देगा, और हो सकता है कि ये गलत पैरामीटर पास करने की वजह से आपकी एप्लीकेशन हो जाए क्रैश। पॉसिबल है? जी सर बिल्कुल है सर। ये बात नहीं समझ नहीं लगती, कैसे इतनी नरम एप्लीकेशन बनी होती है सर, इतनी सी बात से क्रैश हो जाएगी आगे। तो मुझे इस चीज की समझ नहीं लगती। अब मुझे ये बताएं, अगर आप ये करने जा रहे हो कि भाई आपको अभी पता है कि ये थोड़ी देर के लिए नंबर है, तो आप कह रहे हो यार ए के अंदर प्लस कर दो 10, ठीक है, और ये नंबर रिटर्न करेगा और नंबर के साथ आप कोई कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दे दूं ए की जगह में ए में फर्स्ट में नंबर दे रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं दे दूं बुलियन थोड़ी देर के लिए, या स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है। तो अब ये क्या कर देगा, इसको कॉन्केट कर देगा, या तो बुलियन दूंगा तो ये क्या करेगा, बुलियन +7 करूंगा तो क्या होगा, किसी को पता है कुछ?
कुछ एरर होगा और सिंपल सा सर चूंकि सर जावास्क्रिप्ट जो है वो टाइटली जो है ना टाइप कपल्ड नहीं थी, लूज कपल्ड थी, तो ये देखिए बाकी सी प्लस प्लस वो सारी है वो स्टार्टिंग से एंड जो वो लगा देते थे, तो वो वाला जो प्रॉब्लम आ रहा था उसको सॉल्व करने के लिए टाइप स्क्रिप्ट पे जाना। एग्जैक्टली टाइप सेफ्टी बहुत जरूरी होती है बड़ी एप्लीकेशंस के अंदर। अब जब आप टीम के साथ काम कर रहे हैं ना तो बहुत जरूरी है। ये मैं यही कह रहा हूँ कि किसी भी रीजन की वजह से आपने कोई कैलकुलेशन या कुछ ऐसी लॉजिक लगाई हुई है जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन अब क्रैश हो जाएगी। किस वजह से? क्योंकि आपने पैरामीटर सही पास नहीं किए। लेकिन अगर यही काम मैं अगर टाइप स्क्रिप्ट में करने जाऊंगा ना तो टाइप स्क्रिप्ट मुझे रोकेगा, कहेगा कि भाई ये मैं इसको चला ही नहीं सकता। क्यों नहीं चला सकता? क्योंकि उसको पता है कि ए में मुझे क्या देना है, नंबर, उसके बाद मुझे देना है स्ट्रिंग, और उसके बाद मुझे देना है बूलियन वैल्यू। यस सर, ये बुलियन वाला एग्जांपल अच्छा था सर, ठीक हो गया, थैंक यू सर। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि एप्लीकेशन चलेगी ही नहीं, मतलब कंपाइल ही नहीं होगी। जावास्क्रिप्ट कंपाइल नहीं होती, जावास्क्रिप्ट रन होती है ब्राउजर पे डायरेक्ट। ऐसा ही है सब, ठीक है ना? लेकिन टाइप स्क्रिप्ट का सीन क्या है पता है आपको? टाइप स्क्रिप्ट पे जो मैंने काम किया हुआ है वो क्या होगा सबसे पहले? यस, ये सबसे पहले कंपाइल होगी। कंपाइल होने के बाद उससे क्या बनेगी उसकी जेएस, और के बाद ये क्या होगी, रन होगी। तो जब आप जैसे यहाँ पे एक मिनट, जैसे ये मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी ना, तो टाइप स्क्रिप्ट मुझे कहाँ पे रोकेगा? इस टाइम पे ही रोक देगा, जावास्क्रिप्ट बनने ही नहीं देगा। कह रहा भाई ये आपने गलत किया हुआ, इसको सही करके दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक चीज तो ये कि आपने जावास्क्रिप्ट में काम किया, और जब आप ब्राउजर में डालते तो एप्लीकेशन क्रैश होती है तो आपको पता चलता है हाँ यार ये मिस्टेक है। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट से फायदा क्या हुआ? जैसे ही टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल करने गया उसने देखा यहाँ पे मिस्टेक है, इस तरह नहीं होना चाहिए। जो टाइप सेफ्टी मैंने कहा था, नंबर चाहिए पहले, फिर बूलियन चाहिए या व्हाटएवर जो भी चाहिए सीक्वेंस, अगर वो नहीं दिया तो ये क्रैश कर जाएगा। इससे फायदा ये हुआ कि आपके ब्राउजर पे चलने से पहले ही काफी चीजें आपकी फिक्स हो जाएंगी। जबकि जावास्क्रिप्ट में जब ब्राउजर पे चलेगा फिर आपको जाके पता चलेगा कि हाँ यार ये मेरे से गलती हुई है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही सही फरमा रहे हैं सर आप। चले अब आगे चलते थोड़ा। तो यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट जब बड़ी एप्लीकेशंस होती है ना तो जावास्क्रिप्ट को या तो टीम ऐसी सब सीनियर्स हो तो फिर आप हैंडल बहुत इजीली कर सकते हो, वरना तो फिर अच्छा लोग सजेस्ट करते हैं कि यार टाइप स्क्रिप्ट पे हो, अगर बड़ा प्रोजेक्ट यूज कर रहे हो तो टाइप स्क्रिप्ट यूज करो, ताकि टीम मेंबर्स अगर जितने भी आगे न्यू मेंबर्स आते हैं तो उन सबको पता हो कि यार इस ऑब्जेक्ट में मुझे यहाँ पे क्या पास करना है, ऑब्जेक्ट नंबर या व्हाटएवर। वरना तो वो उसको चीजें देखनी पड़ेगी काफी दफा, या तो डॉक्यूमेंटेशन अच्छी लिखी हुई आपने कि भाई ये फंक्शन है इसके अंदर मैं ये चीजें पास करूंगा तो इसका रिजल्ट ये होगा, या तो इसके लिए दूसरा एक जो इंडस्ट्री यूज करती है इससे बचने के लिए। अब आप कहेंगे कि पहले टाइप स्क्रिप्ट नहीं था तो काम कैसे चलता था? तो फिर पहले होती थी यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या पता है किसी को? व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग? सिंगल कंपोनेंट को टेस्ट करते हैं। हाँ, अब सिंगल कंपोनेंट की जगह हम फंक्शनैलिटी की बात करते हैं। मैं कहता हूँ सम के अंदर मैं कहता हूँ कि यार यूनिट टेस्टिंग करनी है, इसको मैं 2 नंबर दूंगा, एक्सपेक्टेड जो भी नंबर आएगा, और ये इसको रिटर्न क्या करेगा, उसका सम। ये इसकी यूनिट टेस्टिंग है कि भाई सर ए बी टेस्टिंग भी यही होती है। सॉरी, ए बी टेस्टिंग जो कहलाती है वो यही होती है। नहीं वो डिफरेंट है। नहीं मुझे ए बी टेस्टिंग सर आप अपने काम को 2 हिस्सों में डिवाइड करके दोनों तरफ से रिजल्ट लेते हैं। अच्छा नहीं यार ये मैंने नहीं किया। 2 डिफरेंट। और ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोग एज अ डेवलपर ये हमारा काम होना चाहिए टेस्टिंग का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे टेस्टिंग को ज्यादा तरजीह नहीं दी जाती। हम लोग ज्यादातर फोकस डेवलपमेंट पे कर रहे होते हैं। इसका रीजन भी है क्योंकि जब हम टेस्टिंग वाला काम करते हैं तो जितना आपका टाइम डेवलपमेंट पे लगता है तो उससे लेट से 70-80% का टाइम आपका टेस्टिंग लिखने में भी लगता है। तो जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो ये भी डेफिनेटली ये टाइम कंज्यूमिंग काम है ना। तो लोग कहते हैं कि यार अभी टेस्टिंग को छोड़ो, बस एप्लीकेशन बना के जल्दी से दे दो। तो खैर अब ये देखें, अब दूसरी चीजें जो थी जावास्क्रिप्ट में पहले हम किस तरह बच सकते थे टेस्टिंग वगैरह तरीके से ना। तब इसमें था एक्सपेक्टेड 2 नंबर्स आएंगे और इस 2 नंबर को हम करेंगे सम तो उसका रिजल्ट आएगा। तो आपने ये टेस्टिंग में डिफाइन किया किसी तरीके से, और फिर जब आप टेस्ट करते थे अगर आप यहाँ पे नंबर की जगह क्या देते स्ट्रिंग तो ये एरर दे देगा, क्योंकि वो कहेगा कि एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1 और 1 दे रहा हूँ तो एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, नंबर सर।
नहीं, हाँ ना, सम होना चाहिए ना, 1,1 दे रहा हूँ तो एक्सपेक्टेड तो होना चाहिए 2, एम आई राइट? यस सर। लेकिन जब मैं a और 1 दे दूं तो क्या होगा, a,1, तो ये एक्सपेक्टेड, ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा a1, तो क्या एक्सपेक्टेड 2 बनेगा? नो सर, नहीं, तो इसका मतलब क्या है, आपकी यहाँ पे टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। तो आपको ये चीजें भी देखनी है, ठीक है? तो लोग इस तरीके से भी काम करते हैं। तो फिर चलें, ये तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आगे चलते रहेंगे, देखते हैं। चलें, तो प्लगइन समझ में आ गया कि कुछ प्लगइन्स हैं जो अगर हमें यूज करना हो, जैसे ये साइट मैप का प्लगइन यूज कर रहे हैं, अगर आप दिखाना चाहते हैं कोई मैप शैप, तो या तो आप पूरा खुद काम करें या तो ये प्लगइन यूज करके। ये सर इससे- साइट मैप क्या होता है सर? कम से कम हमारी साइट कैसे फ्लो कैसे काम तो करता है, ये होता है? मैप टाइप का, हाँ एग्जैक्टली। तो इसके लिए भी पूरा काम करना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी देखिए ये प्लगइन है, ये प्लगइन हमने ऐड किया और फिर इसको आप यूज कर सकते हैं। चलें, अब यहाँ पे हम एक प्लगइन यूज करने जा रहे हैं, वो कौन सा प्लगइन यूज करने जा रहे हैं? साइट मैप। मटीरियल यूआई का प्लगइन यूज सर वो लहदा से एक बना लेना, प्रोजेक्ट बना लेना, ताकि जो बिल्कुल वही चीजें करने जा रिमूव करने वाली मुझे पता चल जाएगी। ये मटेरियल यूआई तो एक यूआई नहीं है, उसकी रिएक्ट प्रोवाइड करता है, वो तो यूआई का टूल है, वो उसका प्लगइन क्या कर रहा है? मैं बता देता हूँ कि अगर मैं आपकी एप्लीकेशन में बूटस्ट्रैप यूज करता हूँ तो आप किस तरह बूटस्ट्रैप को यूज करते हैं? कभी CDN कराते हैं। हाँ, आपको या तो प्रोजेक्ट ऐड करवाना पड़ेगा, या प्लीज माइक म्यूट कर दें। अच्छा, या तो दो तरीके हैं ना, या तो हम CDN लिंक्स अटैच करवाएं, या तो फिर आप नोड मॉड्यूल का पैकेज इंस्टॉल करें और फिर उसको यूज करें। मोहम्मद सईद साहब, आपका आवाज माइक थोड़ा सा ना डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, तो इसी तरीके से मटेरियल यूआई भी है। मटेरियल यूआई के लिए भी हमें कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है और फिर यूज करना पड़ता है, लेकिन जब हम गैट्सबी में यूज कर रहे हैं तो उन्होंने मटेरियल यूआई का हमें प्लगइन बना के दे दिया, जिससे हमें काफी आसानी हो जाएगी। आसानी ये हो जाएगी कि हम उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये देखिए बहुत सारे प्लगइन्स मौजूद हैं ऑलरेडी, ये भरा पड़ा हुआ है। हमने जो यूज किया हुआ वो टाइपस्क्रिप्ट का यूज किया हुआ है। थोड़ी देर के लिए मैं टाइपस्क्रिप्ट का दिखाता हूँ ताकि यूज किया हुआ तो आपको पता चले कैसे यूज हुआ हुआ है। ये देखें, इसके तरीका है, किस तरीके से हमें यूज करना है इसको। ये देखें, सबसे पहले आपको ये कमांड चलानी है, ठीक है? जब ये सारी कमांड आप रन कर लेंगे तो फिर आपको क्या करना है, गैट्सबी में जाके, ये अब एक्चुअली काफी अपडेट हो गया तो ये अब चीजें चेंज हुई हैं, यहाँ पे हम अपने और दूसरी चीजें भी बता सकते हैं। ओके, तो अब चीजें कुछ और भी प्लगइन्स के अंदर, पुराने प्लगइन्स के अंदर ऐड हो गई है। तो खैर अभी ये करके देखते हैं हम लोग, कोई टेंशन नहीं है इसका। अभी हम यूज करने जा रहे हैं कौन सा प्लगइन? मटेरियल यूआई। ये देखें ये रहा। अब मैं आपसे कहता हूँ कि यार मुझे ये वाला प्लगइन यूज करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? देखिए सिंपल सा काम, सबसे पहले प्लगइन इंस्टॉल करना है, उसकी स्टाइलिंग वगैरह अगर हमें चाहिए तो वो भी हम लेके आ रहे होते हैं, और उसके बाद हमें कहाँ पे ऐड करना है? कॉन्फ़िग में। कॉन्फ़िग। जैसे ये करूंगा तो अब मैं एक्सेसिबल हो जाऊंगा किसके लिए? मटेरियल यूआई को यूज करने के लिए, ठीक है? चलें, यूआई के ये क्या है पता है किसी को? ये क्या हो रहा है? ये यूआई लेआउट किया जा रहा है यूआई का। बिल्कुल, ठीक है? तो ये देखें, इसकी एग्जांपल्स भी मौजूद हैं। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट, ये कभी यूज किया किसी ने सैंडबॉक्स या कोड सैंडबॉक्स, इस टाइप से बहुत सारी हमारे पास एडिटर्स करने के लिए यूज होता है सर। यस, ये बहुत अच्छा भी होता है कभी कभार कि आपको अगर कोई चीज टेस्ट करनी हो तो ना कि आप पूरा प्रोजेक्ट अपने पास बना के यूज करो, डायरेक्ट इसके अंदर आप अपनी चीजें चेंज करके आप यूज करके देख सकते हो, ठीक है? तो ये देखें इन्होंने क्या क्या यूज किया हुआ है, मटेरियल बॉक्स यूज किया हुआ है, फिर इन्होंने अपनी टूल टिप बनाई हुई है, ये देखें कंटेनर यूज किया हुआ है। तो ये कहाँ से सारी चीजें ली हुई हैं? मटेरियल यूआई से। मटेरियल यूआई पे चल के देख लेते हैं जल्दी से, यूज करने से पहले, ताकि आपको पता हो। जैसे बूटस्ट्रैप था वैसे ही मटेरियल यूआई भी मौजूद है, जिसके अंदर उसके कंपोनेंट्स मौजूद है।
स्टार्ट। इसमें सर एक मुझे क्वेश्चन बताइएगा सर। सर ये कुछ इसमें वेबसाइट पे चले जाएं तो इसके मोस्टली जो कंपोनेंट होते हैं वो कोर से आ रहे होते हैं, ठीक है, और बाद लोग उसको स्टाइल कंपोनेंट में सिर्फ जो कंपोनेंट चाहिए ना वही कंपोनेंट को यूज करते हैं। सर इसमें क्या डिफरेंस है, क्या इसकी मेथोडोलॉजी सर? यार देखें, मैं यूजुअली जो लोग हैं ना वो ये करते हैं कि इसके कुछ कंपोनेंट्स उठा के ना उसके अंदर एडिटिंग भी कर देते हैं। लाइक डेफिनेटली जो जैसे ये बॉक्स दे रहा है, जरूरी नहीं है कि आपके एप्लीकेशन में भी इसी तरीके से बॉक्स यूज हो रहा हो। एम आई राइट? जिस तरीके से इसमें ये सिलेक्टेड कलर्स मौजूद है, अब हो सकता है आपके पास सिलेक्टेड कलर्स ये नहीं, आपको कोई और कलर चाहिए, जी सर। तो डेफिनेटली वो लोग फिर यही बटन यूज करते हैं, लेकिन इस बटन के ऊपर अपनी स्टाइलिंग यूज करते हुए फिर सारा काम कर रहे होते हैं। तो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की डेफिनेटली, अगर आप देखें ये एक पैटर्न या एक डिजाइन थोड़ा सा बना के तो हमें दे देता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम इसी की कलर स्कीम्स या सारी चीजें इसी की यूज करें। हमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये वही वाली चीजें सारी के सारी। सर मैं एक जगह पर देखा था, उस बंदे ने जब कंपोनेंट को कॉल किया, ठीक है, और उसी कंपोनेंट को नीचे रेंडर करवाने के बाद उसके अंदर पूरी प्रॉपर्टीज दे दी, प्राइमरी कलर स्टाइल उसी के अंदर दे दी सर। उसमें ये है कि कोडिंग जरा कम हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अगर हम वेबसाइट को मैं वही कह रहा हूँ ना, ये आपकी यूज केस पे डिपेंड करता है ना। अगर आप नॉर्मल एप्लीकेशन फ्रॉम द स्क्रैच सिंपल सी बनाना चाह रहे हो तो आप वो वाला काम कर सकते हो। आपको अगर यूआई कहीं से मिली है तो फिर आप वो वाला काम डेफिनेटली नहीं कर सकते ना, फिर तो आपको अपना कस्टम करना पड़ेगा ना। जी सर। यूआई भी तो होती है ना चीजें। यूआई अगर आपके पास ऐसी मिलती है कि पूरी मटेरियल यूआई का आप यूज कर सकते हो तो वेल एंड गुड, वैसे कर लो। और 100% ऐसा नहीं होता हर एप्लीकेशन के अंदर। जी सर, वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत Exactly. तो चलें हम अपना गेट्सबी का प्रोजेक्ट बना के देखते हैं। तो गेट्सबी के प्रोजेक्ट के लिए मैं डेफिनेटली कोई ना कोई स्टार्टर उठाऊंगा। तो लेट्स सी गेट्सबी का स्टार्टर उठा के देख लेते हैं। इसका डिफॉल्ट उठाएं सर, इसका डिफॉल्ट उठाएं। डिफॉल्ट उठा लूं? डिफॉल्ट उठा लेते हैं, लेकिन डिफॉल्ट उठाने के लिए मुझे गेट्सबी भी चाहिए होगा। npm init गेट्सबी नहीं चलेगा ना, गेट्सबी मेरे पास है नहीं। डिफॉल्ट को करके चलते हैं। सर जब तक ये डाउनलोड होता है, ये सर मार्कअप क्या होती है सर? मार्कअप आपकी ये लैंग्वेज है ना, जिसके अंदर ये टैग्स वाली लैंग्वेज को मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। गेट्सबी साइट ठीक है। Would you like to name the folder? हाँ पब्लिक कर दे। अच्छा जी, नो आई विल एडिट इट लेटर। ठीक है, कॉन्टेंटफुल वाला डाल दूं ताकि हम यही यूज करते हुए आगे चलें, क्या ख्याल है? वरना तो हमें अलग अलग प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ेंगे। सर ये एडिट कर रहा है सर, जो उन्होंने मौसम साहब ने यूज की थी ना गेट्सबी न्यू की कमांड के साथ उन्होंने रन की थी। हाँ तो वो वाली मैं वही तो कह रहा हूँ, चीजें चेंज होती जाती है ना। अब पहले CLI के अंदर न्यू के साथ होती थी, अब ये कह रहा है npm init के साथ करो। ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन कह रहा है ना, तो आपको हमेशा चीजें वही बन के आपके सामने आएंगी। ठीक है, हो सकता है कि कुछ अब जिस तरीके से पहले आप रिएक्ट स्टार्ट करते थे तो उसमें लोगो वगैरह कुछ और आता था, जब आप रिएक्ट स्टार्ट करते कुछ और आता है। गेट्सबी जब वो पहले स्टार्ट करते थे उसका जो टेम्पलेट था वो कुछ और था, अब उसका टेम्पलेट कुछ और हो गया। तो ये तो होता रहेगा। मतलब मैं ये देखे ना, मैं खुद अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये मैं आप लोगों के सामने, ठीक है ना? जी जी सर, आप कैरी ऑन करें सर। तो कुछ भी ले लेते हैं, मैं कॉन्टेंटफुल ले लेता हूँ ताकि मुझे कॉन्टेंटफुल के ऊपर जो मुझे चीजें चाहिए मैं देख सकूँ। अब ये देखें कौन से कंपोनेंट आपको यूज करना है, आपकी मर्जी। साइज यूज करना है, स्टाइल कंपोनेंट यूज करना है, व्हाटएवर। स्टाइल कंपोनेंट ले लेते हैं। बिल्ड एंड होस्ट फ्री नहीं भाई, जनरेट कर लेते हैं। अच्छा ये एक्सेस टोकन मांग रहा है, अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं एक्सेस टोकन दे देता हूँ। ये एक्सेस टोकन क्यों मांगा इसने मुझसे?
कंटेंटफुल को इंटीग्रेट करने के लिए। कंटेंटफुल को इंटीग्रेट करवाने के लिए, यस। स्लग की वजह से स्लग क्या है? क्या माइक प्लीज म्यूट कर ले। ठीक है, वार्निंग्स तो आप छोड़ दें, वार्निंग्स की टेंशन ना लिया करें, एरर की टेंशन लिया करें। काफी दफा फर्क पड़ता है, क्योंकि हो सकता है आप अपनी एप्लीकेशन में कोई ऐसी लाइब्रेरी यूज कर रहे हो जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो यार यूजुअली लोग, जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो यूजुअली लोग कहते हैं कि प्लगइन्स या कोई लाइब्रेरी ऐसी यूज करनी चाहिए जो वेल नोन हो। ठीक है, अब हो सकता है कि वो जो वेल नोन लाइब्रेरी वो कोई पुराने जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज यूज कर रही हो, तो वो इतना मसला नहीं है, वो उन लोगों ने हैंडल किया होता है। जब भी मैं कह रहा हूँ वेल नोन और जो ज्यादा इंडस्ट्री यूज करी हो, अगर वही वाले प्लगइन यूज करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। स्लग क्या, प्लीज रिपीट कर दें, बता दें पता चला। स्लग जो आपके यूआरएल के अंदर हम एक जिस तरीके से हम कहते हैं ना, बल्कि यही लिख के दिखाता हूँ, लाइक नहीं इधर नहीं लिखता क्योंकि ये भी काम कर रहा है ना, फिर हो सकता है ये डिस्टर्ब कर दे, यहाँ लिख सकते हैं। ओके, स्लग का मतलब ये है कि product/slug1, यानी कोई ऐसा यूआरएल जो आपको बनाना होता है ना, जो डायनेमिक होता है और जिसके अंदर कोई आईडी, यूजुअली लोग यहाँ पे पहले हम लोग आईडी यूज करते थे, लेकिन अब कहते हैं कि स्लग यूज करो। स्लग का मतलब कोई एक ऐसी यूनिक आइडेंटिफायर फॉर दैट प्रोडक्ट, यानी किसी तरीके से भी आपने कोई अपना मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि यार जैसे अगर लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई कैटेगरी, होम की कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट आती है शू की, उसको मैं कह देता हूँ 1, तो ये आपका स्लग हो गया। अब हो सकता है ये यूनिक नोड.जेएस का वर्जन अपडेट करें, MVCC करके, जो हमने लास्ट टाइम किया था आई थिंक। हेलो, इंटरनेट का प्रॉब्लम शायद चलेंगे, आ जाते हैं, देख कर लेते हैं। भाई पाकिस्तान में इंटरनेट लाइट का प्रॉब्लम किसी वक्त भी हो सकता है, और आज तो बारिश का भी कोई पता नहीं यार। ये इंशाल्लाह ताला दूर करनी है हमने, ये नहीं होनी दूर जब तक टेस्ला नहीं आता, बेफिक्र रहो। यार ऐसी भी कोई बात नहीं है, सोचा जाए तो हो सकती है, सोचेंगे तो होगी। यार मेरी बात सुन, मैं जिस तरह का बिल कहते हो पे करने का, चाह मुझे दो तुम 20 MB मुसलसल, लेकिन तंग ना फिर अंदर करे, अंदर आ खत्म हो गई। चले खत्म करें, सर आ गए, सॉरी यार, कोई मसला नहीं सर, सॉरी ना किया करें सर, हमें वो महसूस होता है। नहीं यार, अच्छा भाई, हम भी पाकिस्तानी, हम समझ सकते हैं इस बात को। आप
नहीं सर, बड़े हम्बल एंड नाइस हैं। सर सॉरी सर कहते हैं कि उस्ताद भी शीर से सॉरी मांग ले, फर्क नहीं पड़ता उससे। सर आप कह रहे थे पहले इंटरनेट डिस्कस हो रहा था कि इंटरनेट की पाकिस्तान में सही हो सकता है। कैसे सही होगा? करने की कोशिश कर रहे हैं सर। कैसे सही होगा ये तो बताते हैं मुझे भी। सर ये एलन नहीं ठीक होना, पाकिस्तान में नहीं इंटरनेट ठीक होना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक लाइट नहीं ठीक होनी, एक रोड नहीं ठीक होने हमारे, और एक इंटरनेट नहीं ठीक होना, और एक हमारे मोबाइल ठीक नहीं होना। यार आप लॉन्ग 4G की यूएसबी चलाएं तब नहीं बिलाल करते। भाई ये बोला यार सब जो बेस है ना, वो मुझे लगता है कि जो बेस है ना वो लाइट है। अगर आपकी जो पावर इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी मेंटेन हो जाए ना, और जो बदमाशी इन लोगों की है वो खत्म हो जाए, तो फिर मेरे ख्याल में काफी मसले सॉल्व हो सकते हैं। ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत भी। सर मैंने तो 4 वीक से क्लास ली नहीं है लाइट की वजह से। हमारी हर संडे को लाइट जाती है। पिछले संडे को सर कोशिश की है क्लास लेने की, लेकिन उसमें भी काफी लॉस कर बैठा हूँ। डिवाइस भी जला दिए सर। ये फ्लक्चुएशन वाले एक मसला अलग है। वो मोबाइल से कहाँ चलते हैं, 3G 4G कहाँ चलते हैं, अहमदाबाद का बैकवर्ड एरिया है, कहाँ चलता है यहाँ पे। चले आ जाए वापस। ये देखें, पहले हम जो देख रहे थे थोड़े टाइम पहले तक, हमने जितने भी गैट्सबी के वो देखे स्टार्टर यूज करके, तो उसके देखें यूआई डिफरेंट होती थी। अब ये हम लेके आए हैं डिफॉल्ट इनिशियल डिफॉल्ट, तो ये देखिए इसके सामने, ठीक है। चले जी, तो क्या करना है? एक तरीका तो ये है कि सर वाला जो हमने कोर्स सर वाला जो हमने देखा हुआ था मटेरियल वाइज, इसको हम देख सकते हैं। इसकी रीडमी में देखें सर ने डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन अब अभी सर वाला आप लोग देखिएगा। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, डायरेक्ट इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ से? प्लग इन से देखते हुए, ताकि आप लोग भी जिस तरीके से नॉर्मल हमारे पास डेटा मौजूद है हम उसी से काम करके देखें, ठीक। चलो जी, ये कह रहा है कि भाई आपको मटेरियल यूआई इंस्टॉल करनी है लाइक दिस, तो इसको मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा डेफिनेटली, और फिर मुझे ये इंस्टॉल करने हैं इसके प्लगइन्स, यूआई स्टाइल्स, ये सारी चीज़ें कर लेता हूँ ताकि एक साथ ही मेरे पास सारी चीज़ें आ जाए। अच्छा, जो नया नोड है जो हमारे पास लेटेस्ट npm चल रहा है, उसमें ना हमें माइनस माइनस सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती, पता है ना आप लोगों को? जी सर। ये भी हो गया। अब जब ये हो जाता है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? प्लगइन्स के अंदर हमें बताना पड़ता है कि मुझे एंगुलर मटेरियल यूज करना है, ठीक है भाई। सॉरी, मटेरियल का यूज करना है। तो ये प्लगइन की लिस्ट है, इसके अंदर मैंने बता दिया भाई मुझे इसी पे ही हूँ, ठीक हो गया। अब हम करते हैं इसको स्टार्ट वापस से, क्योंकि एक चीज का ख्याल रखिएगा, अगर आप गेट्सबी की किसी भी को फाइल्स के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। यस सर, यस सर। ओके, तो चलें फ्रॉम दिस को ये काम हम यहाँ पे जाके देखते हैं कि किस तरीके से सर ने कुछ काम किया। हम इसका बटन यूज करके देख लेते हैं फॉर दिस सिंपल, ठीक है। हम अपने कोड में चलते हैं और पेज के अंदर चलते हैं, इंडेक्स पे ही चलते हैं। ये देखें, इन्होंने अपना एक डिफॉल्ट 404 का पेज बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप भी अपना बना सकते हैं। चलते हैं सर इनका इंडेक्स का पेज ओपन कीजिएगा जरा। ये रहा इंडेक्स के पेज पे, ये रहा।
जी सर। अब हमने ले लिया बटन। अब इस बटन को यूज कैसे करते हैं मुझे भी नहीं पता, चलें साथ ही देख लेते हैं। यहाँ चलते हैं, बटन 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 इनपुट्स, बटन में आए, यहाँ पे हम देखते हैं इसका कोड। इसके कोड में कहता है भाई बटन लो आप कहाँ से, मटेरियल कोड यूआई के बटन ले लो आप और फिर इसको यूज कर सकते हो आप। तो हम भी ले लेते हैं, चलें ये 2-3 बटन इसके जितने भी, और इस बटन को हम पेस्ट कर देते हैं अपने कोड के अंदर। हम कॉपी करते हैं। कैन नॉट रिजॉल्व मटेरियल कोड बटन, क्यों भाई? नहीं मान रहा। लेट्स सी, ये कह रहा है कि ये बटन नहीं मिला। ओके, मुझे जो फील है अभी मैं देख के बता दूं। एक मिनट शेयर करता हूँ। मटेरियल यूआई आ गई, गेट शीट ऑफ प्लगइन गेट टू। सर बटन इंपोर्ट किया था सर आपने? बटन इंपोर्ट किया हुआ, बिल्कुल किया हुआ। मटेरियल यूआई के स्टाइल्स आ गए। मटेरियल यूआई लेके नहीं आए, स्टाइल्स लेके आ गया, मटेरियल यूआई लेके नहीं आए, इसलिए वो आ गया, मटेरियल आ गए विदाउट। नहीं मुझे मिटा, यही चाहिए। तो मुझे जो फील हो रहा है ना वो ये फील हो रहा है क्योंकि पहले मैंने किया था यार्न इंस्टॉल और उसके बाद मैंने किया था npm। मुझे कभी कभार है ना ये तंग करता है मेरे पास, मुझे अक्सर और बेशतर ये प्रॉब्लम फेस होती है कि अगर मैंने यार्न से प्रोजेक्ट कोई बना लिया है और उसके बाद मैं npm से कोई पैकेज इंस्टॉल जाता हूँ ना तो ये मुझे तंग करता है। आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम फेस हुई है कभी? सर उसका हक बनता है सर। क्यों बनता है मुझे ये समझ में नहीं आता। सर उसमें दो डिफरेंट पैकेजेस हैं, ठीक है, यान की कोई अपनी डिपेंडेंसी। लेकिन यार अगर आप गौर से देखो तो पैकेज का काम क्या है? नहीं डिपेंडेंसी अपनी नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ। असल में दोनों पैकेज मैनेजर है ना, यान भी और npm भी। यान फेसबुक वालों का है, npm नोड वालों का है। तो अगर आप गौर से देखो तो जब वो पैकेज इंस्टॉल करता है तो वो करता है क्या, नोड मॉड्यूल्स के अंदर ही अपने पैकेजेस को डालता है ना। जी सर। दोनों, यान भी नोड मॉड्यूल में डालेगा और npm भी नोड मॉड्यूल में डालेगा, ऐसा ही है? जी सर। तो जब दोनों नोड मॉड्यूल्स में आ रहे हैं तो मुझे ये कभी कभार ये समझ में नहीं आता, कभी चल जाता है कभी नहीं चलता, या तो बिल्कुल ही ना चले। दोनों कहते हैं कि भाई या तो मुझे यूज कर लो, मुझे यूज कर लो, या तो कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कभी वाला वाई। सर उसकी कुछ लेकिन ये हो सकता है क्योंकि वो दोनों के है ना सर्वर्स अलग अलग है, क्योंकि npm का सर्वर डिफरेंट है, यान का डिफरेंट है। सर दोनों पे कुछ इश्यूज हो सकते हैं, मॉड्यूल का वर्जन डिफरेंट हो सकता है। नहीं यार अगर आप देखो यहाँ पे आपने बताया हुआ ना कि मुझे 4.11.4 से ऊपर वाला चाहिए ये चाहिए, तो डेफिनेटली यान भी तो यही करेगा ना। अगर यहाँ पे 5 होगा तो यान भी 5 लेके आएगा, नोड मॉड्यूल भी 5 लेके आएगा। तो खैर कुछ चीजें हैं जो हैं रहस्य है जिसको सुलझाएंगे ना सर। अच्छा जी, चलें ये होता है तो फिर हम बटन डाल के देखते हैं। तो फिर मटेरियल यूआई हमने इंटीग्रेट कर दी, ये उसके ऑप्शंस भी हैं, जो और डीप डाइव जाना चाहें तो आप देख लीजिएगा इसकी डिटेलिंग। सर मटेरियल यूआई ऐड कर लिए, ठीक हो गया सर। उसके बाद इसका एक कार्ड का कंपोनेंट उठाना है सर, उसके अंदर डायनामिक डाटा एंटर करना है कॉन्टेंटफुल से, इंशाल्लाह ऐसा। अच्छा जी, सबने कॉन्टेंटफुल कर लिया था? मैं भी अपने कॉन्टेंटफुल पे आ जाता हूँ ताकि हम लोग सब टाइम वेस्ट ना करें, इसका इंतजार नहीं करता, आगे चलते। क्या ख्याल है? जी सर कंटिन्यू कर लिए। सबने कर लिया ना, वेरी गुड हो गया। अपनी एक स्पेस भी क्रिएट कर ली होगी होपफुली सबने। लगभग सर हो गई, गुड। मेरा जो एक्चुअली वो अकाउंट लॉक हुआ था ना, वो मैं लास्ट क्लास से पहले ना, यानी संडे था
तो संडे क्लास लेने से पहले मैं देख रहा था तो मेरा उस वक्त तक लॉक था। फिर उन्होंने नीचे एक दिया हुआ है कि अगर आपको अनलॉक करना हो ना तो जिस तरीके से फॉरगॉट का ऑप्शन होता है ना वैसे ही अनलॉक का ऑप्शन है। तो आप अनलॉक करो तो फिर आपको अनलॉक की ईमेल आएगी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपकी ये वाला जो आईडी था वो अनलॉक हो जाएगा। तो ये अगर किसी के साथ हो तो ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक हो गया सर। ओके जी, तो जैसे ही हम कॉन्टेंटफुल पे जाते हैं तो आपका स्पेस होगा सबसे पहले। तो ये आपका स्पेस है, होपफुली आप लोगों ने क्रिएट कर ही लिया होगा स्पेस, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो स्पेस बना हुआ होगा तो फिर हम किस पे जाए, कंटेंट मॉडल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट मॉडल में कितने क्या बना हुआ है मेरे पास, कंटेंट मॉडल पोस्ट का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कंटेंट बनाते हैं नया जिसके अंदर हम नाम देंगे इसको क्या, प्रोडक्ट्स कहते हैं इसको। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में, ताकि हमारे पास हो प्रोडक्ट्स, आपको भी पता हो प्रोडक्ट्स है। जो डिस्क्रिप्शन देना है। तो जैसे ये मॉडल बन जाता है तो इसके बाद ये क्या हुआ, एक आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर सोचा है कि प्रोडक्ट होगा। अब प्रोडक्ट का डेफिनेटली कोई ना कोई मॉडल होगा, या तो प्रोडक्ट होगा या तो आपके केस में क्या होगा, यूजर होगा थोड़ी देर के लिए, अगर हम स्टूडेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे तो। अभी हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट पे आ गया, ऐड प्रोडक्ट हम लेते हैं। उसका नाम क्या होगा, ये देखें इसके टाइप्स हैं, हर डेटाबेस के अंदर टाइप्स वाला कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, यूजुअली सर आपकी स्क्रीन को यूजर चाहिए ऐसे मीडिया, सॉरी क्या कह रहे हैं, तो ज्यादा बड़ी होगी ना स्क्रीन तो वो थोड़ा सा साइड पे चला गया। बड़ी हो गई स्क्रीन कैसे, मैंने तो जूम भी नहीं किया। अभी क्या नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे? आई थिंक सही सर ठीक है, उनके एंड पे नहीं सर ठीक है, सर सही नजर आ रही है, बिल्कुल सेंटर में नजर आ रही सही है सर। सही है ना? ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि हमारा एक नाम होगा। नाम की टाइप क्या होनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट के नेम की, टेक्स्ट। हम कहते हैं कि ये होगा नेम। ठीक है, फील्ड का नाम नेम, आईडी शॉर्ट टेक्स्ट बनाना है, बिल्कुल शॉर्ट टेक्स्ट, फुल टेक्स्ट अभी जरूरत नहीं है तो अभी सिंपल सा रखते हैं। ठीक हो गया भाई, क्रिएट करते हैं उसको। तो ये देखिए नेम बन गया। अब हमारे पास दूसरी चीज होती है प्राइस। प्राइस क्या होता है, नंबर होता है, बिल्कुल नंबर ले लिया हमने, हम कह देते हैं प्राइस। ठीक है, अब ये डेसिमल वैल्यूज भी हो सकती हैं या एक इमेज का भी रख लें। ठीक है, हम एक रखते हैं मीडिया। ठीक है, मीडिया में मैं कहूँगा इमेज। इमेज अच्छा नहीं, मीडिया में इमेज यूआरएल का वर्ड वो हो जाएगा, क्योंकि यूआरएल का मतलब होगा कि मैं यहाँ पे यूआरएल दूँ, लेकिन यहाँ पे मैं क्या दूंगा उसको, इमेज दूंगा। तो थोड़ा सा जो हम लिख रहे हैं वो अगर एक समझ में भी आए क्या है कि अच्छा सर, इसमें एक यहाँ पर एक छोटी सी कंफ्यूजन दूर कीजिएगा सर। सर जब हम मोंगोडीबी में काम करते हैं, ठीक है, डाटा अपन जो इमेजेस वगैरह वीडियो ऑडियो सेव करवाने हम क्लोडनी या कोई ऐसी थर्ड पार्टी यूज करते हैं सर। तो सर यहाँ पे कंटेंटफुल में हम इमेज यहीं पे रखेंगे या किसी यहाँ पे भी थर्ड पार्टी? डिपेंड करता है, ये मैं वही कह रहा हूँ, ये डिपेंड करता है। मैं यूजुअली यही करता, अगर जिस तरीके से आप सोच रहे मैं भी वही करने वाला था कि मैं टेक्स्ट लेता और उसको क्या देता, इमेज यूआरएल, और यहाँ पे मैं क्या दे देता उसको URL दे देते, और वो यूआरएल में अपने क्लाइंट पर लेता। एग्जैक्टली, ठीक है। वैसे यूजुअली लोग जो ज्यादातर मैंने देखा है जब कंटेंटफुल यूज करते हैं तो वो यहाँ पे इमेज यूआरएल यूज नहीं करते, वो ज्यादातर यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, मीडिया। ठीक है, तो अब ये कुछ लोग ये यूज करते हैं, कुछ लोग वो यूज करते हैं। ठीक है सर, फाइल्स के लिए भी मीडिया यूज होगा? सॉरी, फाइल के लिए भी मीडिया यूज होगा? फाइल के लिए भी मीडिया यूज होगा डेफिनेटली। अब ये डेटाबेस कौन सी होगा, ये कंटेंटफुल अपने पास यूज करता है, आपको यूज करने की मतलब कोई डेटाबेस आप यूज नहीं करते, ये कंटेंटफुल समझने के हिसाब से डेटाबेस ही है, वो सारा डेटा अपने पास ही सेव कर रहा है थोड़ी देर के लिए, समझ लीजिए। तो आपने क्या किया, एक मॉडल बना लिया, अपनी प्रोडक्ट का मॉडल बना लिया। अगर यूजर होता तो आप अपने यूजर के हिसाब से बनाते हैं, जैसे क्लास आ जाता, नेम आ जाता,
और सब्जेक्ट्स आ जाते हैं और सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से स्टूडेंट आईडी और ये सारी चीज़। अच्छा, इसमें हमने एक चीज़ मिस कर दी। क्या मिस कर दी भाई? आईडी। तो हम ले लेते हैं आईडी। ठीक हो गया जी। या आईडी की जगह मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा स्लग थोड़ी देर के लिए, ठीक है। स्लग क्योंकि हमें डिफरेंट बनाना है, तो थोड़ा सा स्लग। इसमें वैलिडेशन भी आप लगा सकते हैं कि भाई इसमें क्या है क्या ना है, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। रिक्वायर्ड फील्ड चाहिए, यूनिक होनी चाहिए या वॉट एवर। हमारे केस में ये स्लग यूनिक होना चाहिए, ठीक है, और स्लग हमारे केस में रिक्वायर्ड भी होना चाहिए। तो हमने ये दोनों कर दिया। ठीक हो गया जी। यहाँ तक आई थिंक मॉडल हमने सारी चीज़ें कवर अप कर ली। अब ये तो हमने मॉडल बना लिया। अब मॉडल के बाद इसके अंदर हमें डेटा भी तो डालना है। तो हम डेटा किससे डालेंगे? कंटेंट से। कहाँ पर है? ये रहा, नेक्स्ट स्टेप कंटेंट है, ठीक है। इसको सेव कर लीजिएगा ज़रूर। अगर सेव नहीं करेंगे तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। अच्छा जी, ये स्टार्ट हो गया। इसको हम एनपीएम में स्टार्ट करके एक दफ़ा दोबारा से चेक कर लेते हैं भाई कोई मिस्टेक हुई थी तो। लेट्स सी। कहाँ पे हैं हम? अच्छा जी, सर किसी के बैकग्राउंड में शोर आ रहा है फिर से। कोड नहीं मिल रहा इसका, मतलब मुझे लग रहा है कि हमने कोई चीज़ मिस की। मुझे सिर्फ एक मिनट चेक कर लूँ, डबल चेक। मुझे भी डाउट है कि टोकन जो किया था वो भी चेक कर लें कॉन्टैक्टफुल का। नहीं, कॉन्टेंटफुल अभी यूज ही नहीं हुआ ना इसमें, तो कॉन्टेंटफुल का एरर भी नहीं है। अगर आप गौर से देखें तो एरर भी ये कुछ और ही है, कुछ और से मतलब कि साफ साफ नजर आ रहा है कि मटेरियल कोड यूआई चाहिए इसको। ये देखिए, ये इंस्टॉल नहीं किया हुआ मैंने मटेरियल यूआई को, जिसकी वजह से ये मसला दे रहा है। मैंने यूआई स्टाइल यूज कर लिया, मैंने मटेरियल यूआई यूज कर लिया, प्लगइन यूज कर लिया, लेकिन मैंने कोड यूज नहीं इंस्टॉल नहीं किया था। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इसकी मैंने तो वहीं से कॉपी पेस्ट किया, क्या कोई चीज मिस की है मैंने? सर ये कोर का बेनिफिट क्या है? कोड एक्चुअली कोड से मतलब कि मटेरियल यूआई की यूआई है पूरी। इफ यू आर ऑलरेडी यूजिंग कोड देन डू दिस। अच्छा, ये देखें यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अगर विदाउट कोड करना है तो ये करो, वरना कोड यूज करना पड़ेगा आपको। तो ये मैंने मिस कर दिया जल्दी में। तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ एक पैकेज इंस्टॉल करना है, npm i सेव। वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी, सॉरी एक चीज फॉरन आ गया। तो ये देखें, सबसे पहले आपको एरर पढ़ना है। एरर पढ़ने के बाद जो एरर्स है ना उसी को देखना है। जिस तरीके से भी आप कह रहे थे ना कि शायद मैंने वो नहीं दिया होगा कॉन्टेंटफुल की एपीआई की, हो सकता है कि वो भी इशू हो। लेकिन अगर आप लेकिन एरर खास बता रहे हैं कि यार आप जो कोड यूआई का बटन लेने जा रहे हैं वो नहीं मिला, तो मुझे पता है कि यार मैंने कोई मिस्टेक की है मटेरियल यूआई की साइड। तो फिर मैंने देखा तो मुझे पता चला कि ये वाला मैंने अभी प्लगइन इंस्टॉल किया, ओ सॉरी प्लगइन लाइब्रेरी इंस्टॉल की मटेरियल यूआई कोड की। एक्चुअली सर मैं पहले मोबाइल शुरू से मोबाइल से क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है। तो पहले आपकी जो स्क्रीन थी ना वो बिल्कुल फिट आती थी मोबाइल पे, अब वो ना रिस्पॉन्सिव हो गई है, तो सारा ना डाटा बिखर गया है, वो रोटेट करनी पड़ती है मुझे, पता नहीं क्या होगा इसको। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक काम करें ना आप, नहीं जूम इन, शायद जूम इन या जूम आउट तो हो गया हो, मुझे भी नहीं पता। लेकिन आप एक काम करें ना, लीव करें, वापस ज्वाइन कर लें। सर ये अपर राइट कॉर्नर में व्यू का ऑप्शन होता है, वहां पे देख लें आप, मुझे आइडिया नहीं है। नहीं, अपने मोबाइल की स्क्रीन को जूम कर। इनकी मोबाइल की स्क्रीन ही जूम हो गई है, इसलिए ये परेशान हो गया। अच्छा, पिंच टू जूम आउट करूं? अच्छा जी, चलें बैक करता हूँ इसको। और जनाब कहाँ गया मेरा कोड? ये रहा, इसको रिफ्रेश। ये देखिए, ये सारे बटन आ गए। ये कहाँ से बटन आ गए? मटेरियल यूआई से सर। मटेरियल यूआई से जल्दी आते हैं। कहाँ गए भाई मटेरियल यूआई? भाई ने कार्ड भी हमें देखना है, तो फिर एक साथ थोड़ा सा कार्ड का भी लुक दिखा देता हूँ मैं आपको जल्दी से। ये रहा कार्ड। लेकिन कार्ड के लिए ये मुझे कह रहा है कि क्या यूज करना है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए हम देखते हैं। ये कार्ड के लिए चाहिए
कार्ड ऑप्शंस बटन कार्ड ऑप्शंस बटन। चलें इसको यूज करते हैं। पहले हम कंटेंट फॉर्म को भी देख लेते हैं। ठीक है, ये भी देख। वो तो आप यूआई वाला काम तो मुझे लगता है कि आप कर ही लेंगे, मुझे उसकी टेंशन वैसे भी नहीं है। अब आते हैं इधर वापस से। हमारे पास अब कितने मॉडल्स मौजूद हैं? मॉडल मौजूद है, एक पोस्ट और एक अभी हमने बनाया प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो हम आते हैं इधर कंटेंट पे। तो अभी देखें कौन सा सिलेक्ट हुआ है, पोस्ट। तो ये पोस्ट का डेटा आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमें किस पे जाना है? प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो मैं आ गया प्रोडक्ट्स पे। ऐड प्रोडक्ट करते हैं, लेट्स सी। ये आ गया आपके पास। देखिए ये इस तरीके से यूजर को मिल जाता है। नेम लेट्स से हमने बात की थी चेयर की, गेमिंग चेयर। प्राइस हम क्या देते हैं? 25,000। इमेज हम देखते हैं गेमिंग चेयर, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इमेज यूआरएल हमने चेंज नहीं किया था। इमेज यूआरएल को मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ सर, हमने इमेज ठीक है, अपलोड नहीं की थर्ड पार्टी पे इमेज हमने। गेमिंग चेयर इसी का यूआरएल। जब इमेजेस की डाउनलोड कर ली तो फिर हमें सर यूआरएल की जरूरत कब में पड़ेगी सर? नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे डाल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जब फील्ड है तो मैं डाल देता हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है देखा आपने कि ये आपने यूज किया हुआ है इसका शॉर्ट टेक्स्ट, और शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर कितने मैक्सिमम कैरेक्टर्स आते हैं? 256। तो ये भी एक चीज है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको भी। कोई छोटा इमेज वाला नहीं भाई, सारे बड़े बड़े। सर अभी के लिए कोई डमी टेक्स्ट रख लें? यही मैं सोच रहा था, कुछ अच्छा डाल दो। असल में ये बेस 64 आ रहा है ना, तो बेस 64 में पूरा बेस 64 आ रहा है। सर आप इमेज को न्यू टैब में ओपन करके वहां से यूआरएल ले लेना, छोटा होगा। अच्छा, ये भी बात सही है। चलें ट्राई करते हैं। सॉरी, ये भी तो लगता है ना। चले मिल गई एट लास्ट। लुई चेयर पे गए। इसको हम कहते हैं GM CHR ड्राइड। ठीक है जी, हमने कह दिया गेमिंग चेयर। जो भी मुझे बनाना था मैंने अपना स्लग बनाया, गुड हो गया। ये भी गुड हो गया। ऐड मीडिया,
शेयर आ गई। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें होती हैं, या तो ड्राफ्ट में डालनी है या पब्लिश करनी है। ठीक है, पब्लिश करेंगे तो ये सबके लिए क्या हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी, सबके लिए अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप ड्राफ्ट में डाल देंगे तो ये सबके लिए अवेलेबल नहीं होगी। नहीं होगी। ठीक है, तो ये मैंने इमेज भी डाल दी, इमेज के साथ साथ ये भी डाल दिया, डेटा भी, और मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश। पहले इमेज को मैंने पब्लिश किया, अब मैं अपने कंटेंट को पब्लिश कर रहा हूँ ताकि वो यूज हो सके। ठीक है, तो आई थिंक गुड इनफ हो गई चीज़ें। अब मैं जरा अपना कंटेंट देखता हूँ, तो आप देखिएगा मेरे पास एक कंटेंट बना होगा जिसमें लिखा होगा गेमिंग चेयर ऐड कर। ठीक है, और ये उसकी डिटेल आ गई। यानी अब क्या होगा, आपने अपना CMS बनाया, गेट्सबी पे काम किया, लेट्स से कोई भी, और आपने कहा कि भाई प्रोडक्ट्स ऐड करो, तो आप इसको कंटेंटफुल पे एक्सेस दोगे। क्या करेगा, यहाँ पे आ गया कंटेंट ऐड करते हुए प्रोडक्ट्स को ऐड करता जाएगा, टिक 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 प्रोडक्ट्स आपकी ऐड होगी। और जैसे जैसे प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी, फिर हम CI/CD की मदद से ये भी काम कर सकते हैं कि उसको बिल्ड भी करवा सकते हैं एंड बहुत सारे काम। तो अभी हम सोचते हैं कि बस इतना इसमें जो हमें कोडिंग वगैरह करनी होगी, जो फ्लो उसका बनाना होगा, कनेक्ट करना होगा, सिर्फ फेकफाई करना होगा बस, उसके बाद हम इसका कनेक्ट नहीं है। तो सर काइंडली कैटेगरी इंक्लूड कर लें, कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट भी एक डाल रेंडर तो करवानी है, वो भी साथ में आ जाएगी। सॉरी क्या कह रहे हैं, कैटेगरी आपकी आवाज एक्चुअली बहुत वो पता नहीं क्यों इसमें बज आ रही है, डिस्टॉर्शन है। अच्छा जी, तो अब ऐड करना है कंटेंटफुल जनाब। पहले हम चलते हैं प्लगइन के ऊपर कंटेंटफुल के, ताकि हमें पता चले कि हमें क्या करना क्या है। यहाँ अब हम जाते हैं कंटेंटफुल। ठीक है, ये रहा हमारे पास गेटबी सोर्स कंटेंटफुल। सिंपल सी बात है, वही कंटेंटफुल लेना है, कंटेंटफुल लेते हैं भाई। चलो इंस्टॉल करते हैं पैकेज को। इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद प्लगइन हमें ऐड करना है। प्लगइन ऐड करने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि प्लगइन के अंदर ही जाके हमें ये वाला ऑब्जेक्ट पास करना होगा। तो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, config ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट हमें क्या कहता है, स्पेस आईडी चाहिए और टोकन चाहिए। चले जी, स्पेस आईडी और टोकन लेते हैं। कहाँ से मिलेगा भाई, कोई बताएगा मुझे स्पेस आईडी और टोकन? जी बिल्कुल बेहतरीन है, मिलेगा। अब हम चलते हैं इसकी अकाउंट सेटिंग्स के ऊपर, पर्सनल एक्सेस के ऊपर। ये रही सेटिंग, सॉरी ये सेटिंग्स पे आया आप कंपनी। यहाँ पे गए आप API कीज के ऊपर। API कीज पे मैंने ऑलरेडी 2 बना के रखी हुई है, आप अपनी यहाँ से ऐड करके क्रिएट कर सकते हैं। मैंने जो बनाई हुई है मैं उसी को यूज कर लेता हूँ, वापस बनाने की जरूरत नहीं है। स्पेस आईडी, ये मेरी सीक्रेट स्पेस आईडी है जो मैंने पब्लिकली आप सबको बता दी है, और ये मेरा सीक्रेट टोकन है। ठीक है, कंटेंटफुल, और ये भी मैंने इसको कॉपी कर। सर जो नीचे है प्रीव्यू API, ये यूज नहीं करना? नहीं, ये यूज नहीं करनी, ये प्रीव्यू के लिए API के कुछ हो जाता है, कुछ अच्छा जी, इसको मैंने सेव कर लिया जनाब। तो ये जो मेरी सीक्रेट चीजें थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। अब यहाँ पे भाई ये चल ये हो गया, npm स्टार्ट करते हैं इसको। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरा GraphQL कनेक्ट हो गया, कंटेंटफुल से कनेक्ट हो चुका है? वो बताएगा सर। वो जब बिल्ट हो जाएगा ना, उसके नीचे फिर वो 8000/GraphQL का भी आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो उसका सर्वर ओपन कर देगा। जबरदस्त जबरदस्त।
क्योंकि आप जब भी स्टार्ट करते हैं ना प्रोजेक्ट तो आपको एक GraphQL का URL मिलता है और एक 8000 का URL मिलता है लाइक दिस। वैसे जब तक आपने कॉन्टेंटफुल कनेक्ट नहीं किया था उस वक्त GraphQL कोई किसी काम का नहीं था आपके लिए, लेकिन जब आपने कॉन्टेंटफुल क्लियर कनेक्ट कर दिया तो ये देखिए ये सारी चीजें स्टार्ट ठीक GraphQL कनेक्ट हो चुका है। अब कैसे कनेक्ट हुआ ये भी अभी देख लेते हैं। हम पेज के अंदर जाएंगे, जो हमने सिलेक्ट किया था उसके अंदर जो जो फील्डें चाहिए होंगी वो हम सिलेक्ट करेंगे। यस बिल्कुल सही कहा। मुझे पता नहीं कौन पाकिस्तानी होनहार पाकिस्तानी है जो अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रहा है अभी इस वक्त ना, तो उसको बोले जरा काइंडली बच्चों को रहने दे। एक मिनट रुकिएगा, माइक सबकी अच्छा जी। तो अब देखें जैसे ही हमने प्रोडक्ट का बनाया हुआ है और किसका बनाया हुआ है पोस्ट का, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही जो जो आपके पास कंटेंट्स बनते जाएंगे वो आपको यहाँ पे शो होते जाएंगे, लाइक ऑल कॉन्टेंटफुल पोस्ट, ऑल कॉन्टेंटफुल प्रोडक्ट्स। अब इस प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या मौजूद है? नोट फिर नोट के सर वो बताया था आईडी जो इमेज नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस और क्या था प्राइस इमेज यूआरएल भी था अपने पास, स्लग भी तो था। स्लग प्राइस ओ शायद जूम की वजह से नजर नहीं आ रहा। ये प्राइसेस ये है, अरे गुड इनफ। चला के देखते हैं जल्दी से। ये देखिए ये डेटा आ गया आपको। इसके अंदर देखें नोट के अंदर आपको आईडी मिल गई, ये उसी ने जनरेट की हुई है। ये नेम आ गया जो हमने दिया हुआ था, ये डिस्क्रिप्शन आ गई। इस डिस्क्रिप्शन से डेटा कैसे लेंगे वो एक अलग सवाल है, अभी हम डिस्कस करेंगे बाद में। ये इमेज का यूआरएल जो आपने डाला था वो आ गया, प्राइस आ गई, स्लग आ गया। इसके अंदर देखिए एक और चीज़ है इमेज, ये देखिए इमेज इसका खुद वो है, ठीक है। इमेज के अंदर आई थिंक फाइल के अंदर हमें मिलता है। सर हम इससे ई कॉमर्स का एक स्टोर बना सकते हैं, मतलब बिल्कुल जो वर्डप्रेस पे भी ई कॉमर्स टाइप स्टोर्स बनते हैं वो आप बिल्कुल बना सकते हैं। कस्टम बनाएंगे हेडलेस सीएमएस इंशाल्लाह जरूर। तो ये देखें ये सारी चीजें आपके पास मौजूद है, ठीक हो गया। अगर आपने जो फाइल के ऊपर डिस्क्रिप्शन दी थी तो वो भी अगर आप देखें तो वो भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी इफ यू वांट। लेकिन अभी हम टाइटल इमेज पे हम डिस्क्रिप्शन नहीं देते, हम फाइल भी सपोज करते हैं तो सिर्फ फाइल ये। अब बताएं क्या GraphQL से कॉन्टेंटफुल से मैंने अपना डेटा कनेक्ट कर लिया और GraphQL तक लेके आ गया। जब मैं GraphQL तक लेके आया हूँ तो क्या मैं इसको अपने सिस्टम में यूज कर सकता हूँ, मतलब अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकता हूँ? कर सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने स्टैटिक पेजेस यूज किए थे Node.js वाली फाइल में, इसको वहां पे ले जाएंगे और फिर क्यूरी लगा के क्यूरी कॉल करके अपना डाटा सारा रेंडर करवा लेंगे वहां पे। बिल्कुल सही। चल इनका इशू क्यों दे रहा है सर, इधर एरर दे रहा है। कहाँ एरर दे रहा है? ये क्यूरी आपने अभी रन की ना, ये देखें क्यूरी के अंदर क्या सिलेक्ट किया मुझे, ये देखें ये कह रहा है डिस्क्रिप्शन कुछ है नहीं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सिलेक्ट करना है ना, डिस्क्रिप्शन इसको पैरेंट तक जाना होता है। ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टीज देनी होती है, तो डिस्क्रिप्शन एक ऑब्जेक्ट है तो कह रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते, आपको उसकी प्रॉपर्टीज सिलेक्ट करनी, इसलिए दे रहा है। इमेज भी डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट है, हम उसको क्या लेंगे, हम इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक हो क्या? ठीक होगा सर। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कंटेंट और बिल्ड टाइप में सर की एग्जांपल को भी देखते हुए चलते हैं कि सर ने क्या क्या है। हम करें वाई भाई मुझे यूज कर लेने दो दोस्त, आप बाद में यूज कर लेना।
अब मैं इसकी सर की क्यूरी को सिर्फ कॉपी करता हूँ, बल्कि पूरा ही कॉपी कर लेते हैं सर का, ठीक है। और हम अपने इसमें चलते हैं। मैं इसलिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी डायरेक्ट यही यूज करें तो आपके पास कोई प्रॉब्लम फेस ही ना हो। तो देखिए कुछ भी नहीं है, नॉर्मल यूजुअली हम यूज करते हैं वही हम यूज कर रहे हैं। हमने कहा रिएक्ट ले लो भाई, ग्राफक्यूएल हमने ले लिया, गेट्सबी से ये डेटा है, लॉग करके देखते हैं। यहाँ पे हम डेटा को लॉग नहीं करते, ये स्पेसिफिक आपको कैसे पता कि भाई डेटा आएगा, हम डायरेक्ट इसको प्रिंट करेंगे प्रॉप्स को। अच्छा अब हमारे केस में क्या ब्लॉग पोस्ट चलेगा? नो सर, क्या चलेगा भाई? प्रोडक्ट चलेगा, ऑल कंटेंटफुल प्रोडक्ट्स। कंटेंटफुल प्रोडक्ट्स चला। हमारे पास और क्या था इसमें? नेम यूज किया हुआ है ना हमने शायद। जी सर। जल्दी से नेम है और प्राइस है, थोड़ी देर के लिए नेम और प्राइस लेते हैं। नेम ले लिया और प्राइस ले लिया, ठीक है। ये डेफिनेटली अभी इसको हम क्या करते हैं भाई, अगर मुझे पूरा ऑब्जेक्ट मुझे देखना हो क्या मौजूद है इसके अंदर, क्या करना चाहिए मुझे? क्या ये कर सकता हूँ? जी सर। उससे क्या होता है सर? एज इट इज डाटा आ जाएगा। सही, आ गया डेटा है या एरर आया? पहले तो मुझे ये देख लेते भाई। नहीं, डेटा आ गया। तो ये देखिए ये डेटा, ठीक है। डेटा के अंदर मुझे सारी चीजें, तो डेफिनेटली जब आपको पता है इसमें किस में चीज मिल रही है डेटा में, तो मैं जाऊंगा डेटा में। डेटा डेटा टू बी मोर स्पेसिफिक, अब डेटा के अंदर क्या आता है वो देखो। ठीक है, अब हमें मिल गया कंटेंटफुल के अंदर ये सारी चीजें हैं। और अगर आप देखें तो ये क्या है, एजेस क्या बना हुआ है? एजेस की एरे है। एजेस की एरे, और एजेस की एरे में मुझे क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट, नोड जैसे कि हमने ग्राफ यस। तो अगर मुझे अब बताओ, अब मुझे आप लोग बताओ कि मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है, क्या करूँ? ये कंटेंट में इसको थोड़ी देर के लिए ना अपने ब्राउजर के अंदर लेके जाता हूँ यहाँ पे, ताकि आप देख सको कि इसके अंदर क्या है। अच्छा आप बताओ मैं क्या करूँ? सर डाटा डॉट ऑल कंटेंटफुल प्रोडक्ट्स डॉट एजेस, एजेस का हम 0 इंडेक्स लेंगे। तो अगर मैं इसको, एक तरीका तो आपको पता है कि मैं ये कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? डेटा डॉट ऑल कंटेंटफुल प्रोडक्ट्स डॉट एजेस, यस, और ये फिर एक कह रहे हैं ऐसे ही ना, डॉट मैप इस पे लग जाएगा, ऐसे ही है? जी जी सर। ठीक है, चलें पहले ये करते हैं। सर ये एजेस डॉट मैप क्या करेगा? कौन बताएगा कि एजेस डॉट मैप क्या करेगा? सर एजेस अरे है ना, तो भाई ये एजेस जो है ना, यहाँ तक आपको मिलेगी क्या? एरे। तो हमें तो ये सारी प्रोडक्ट्स की एरे चाहिए ना, एक्चुअल ये चाहिए। तो एजेस के अंदर मुझे मिलेगी सारी प्रोडक्ट्स, और फिर प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं लगा रहा हूँ क्या? फिर लूप लगा रहा हूँ, मैप लगा के इन सारी प्रोडक्ट्स को प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है। नोड, अब मैं क्या करूंगा? नोड डॉट नेम, क्या ये सही है? बल्कि इसको कहते हैं आइटम, ताकि क्लियर हो वर्डिंग में। एरे पे क्या एक आइटम मिलेगा, वो आइटम में क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट होगा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे क्या मिलेगा? नोड, यानी इस नोड के अंदर से फिर मुझे क्या मिलेगा? नेम। सही कह रहा हूँ या गलत है ये अभी तक? जी सर सही है। तो अभी कितनी प्रोडक्ट्स थी? एक प्रोडक्ट थी, काम हो गया। चलें दूसरी प्रोडक्ट ऐड करते हैं जल्दी से, क्या ख्याल है? सर अगर हमें ई कॉमर्स का सोल्यूशन बनाना होगा तो हम इसको रेंडर करवाने के बाद रिएक्ट वाली गेटबी की साइट पे जाके तो हम इसका कार्ड बनाएंगे कि हमें रिएक्ट की तरफ रिडक्स की कोडिंग करनी पड़ेगी? नहीं समझा, वापस बोलना।
वापस बोलिए प्लीज, नहीं सर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर हमने इसका ई कॉमर्स सोल्यूशन बनाना है गेट्सबी और कंटेंटफुल को यूज करते हुए, तो हमें जाके गेट्सबी पे प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करना पड़ता है या रिडक्स की कोडिंग करनी पड़ती है जाके फ्रंट एंड पे, और बैक एंड पे जो कंटेंटफुल है यहाँ से डाटा आ रहा होता है, ये क्या सर पहले ये सब क्या सोल्यूशन होता है? रिडक्स क्यों यूज करना है, पहला सवाल मुझे ये बताएं थोड़ा सा, थोड़ी देर के सर लिए। स्टोर मैनेजमेंट के लिए सर। हाँ, तो अब यहाँ पे दो चीजें ना, अब जो आप कंटेंटफुल से डेटा लेके आ रहे हो वो तो आप लेके आ रहे हो सीएमएस वाला काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो आप ऐड टू कार्ट करोगे, चेकआउट करोगे, वो कौन से टाइम पे आप सारा काम करोगे? वो फ्रंट एंड पे करेंगे ना? नहीं, फ्रंट एंड पे करोगे, लेकिन रन टाइम पे गेट्सबी को लेते हुए सोचो, दो टाइप से आप बिल्ड करते हो अपने एप्लीकेशंस को, एक बिल्ड टाइम होता है और एक होता है रन टाइम। रन टाइम। तो आप जब checkout काम करोगे, हाँ वो सारा रन टाइम होगा, और उसके लिए फिर डेफिनेटली कंटेंटफुल की एपीआईज देता है या नहीं देता ये मुझे आइडिया नहीं है अभी सही तरीके से, मैं देख लूंगा, ये भी आज का अच्छा सवाल है। लेकिन यूजुअली आप अपना सर्वर यूज करोगे और यहाँ से जो प्रोडक्ट्स आ रही होंगी वो आप अपने सर्वर में चेकआउट करोगे, और वो सारी आप जो भी आपकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं आप उसको देख लोगे ऐड टू कार्ट के अंदर। सर मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ बेसिकली कि जब हम ऐड टू कार्ट करते हैं वहां तो फाइनेंशियल सर्विसेज तो ठीक है, स्ट्राइप कोई भी मेथड हम किसी भी क्लाइंट के लिए यूज कर देते हैं, लेकिन सर जब हमारे पास डाटा आता है कि ये चीज डिलीवर करनी है इससे, मतलब कि एक चेयर का ऑर्डर प्लेस हो गया, इसको हम कैसे मैनेज करते हैं अपने जो हमें दिखेगा? हमें वही तो कह रहा हूँ, जो आप दिखेगा फिर वो आप अपने डेटाबेस में सेव कर रहे होगे ना। मैं यही कह रहा हूँ, ये मुझे देखना है कि कंटेंटफुल हमें एपीआई प्रोवाइड कर रहा होगा, तो आप यहाँ पे अपना एक मॉडल बनाओगे, लेट्स से क्या कहेंगे सेल्स का, और सेल्स के अंदर आप डालोगे कि भाई इसने ये प्रोडक्ट सेल हो गई या अभी डिलीवर हुई नहीं, इसका स्टेटस क्या है, इस तरीके से चीजें होंगी। या तो फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर कंटेंटफुल हमें एपीआई प्रोवाइड नहीं कर रहा तो फिर आप अपना डेटाबेस बनाओगे, अपना सर्वर्स की एपीआई कॉल करोगे जो कि आप रन टाइम पे काम कर रहे होगे। यूजुअली लोग रन टाइम पे काम करने के लिए अपनी सर्वर की एपीआई यूज ही करते हैं, कंटेंटफुल सिर्फ कंटेंट के लिए यूज करते हैं। उसके लिए कि ये जैसे ये कंटेंट डाले जा रहा हूँ मैं, ये कंटेंट डेटा है, क्या कह रहे हैं? फायरबेस डेटाबेस यूज कर सकते हैं सर? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई भी आप यूज कर लें। अच्छा जी, चलें एक और प्रोडक्ट ऐड कर ली मैंने, तो अब ये मेरे पास दो प्रोडक्ट हो गई, जिसके अंदर पहले रेड कलर की चेयर थी, अब मेरे पास ब्लू कलर की चेयर है, और मैंने इसको पब्लिश कर दिया, ठीक है। तो अब मैंने जब इसको पब्लिश किया तो क्या हो भाई, कहाँ गया भाई, एक ही आ गया, दोबारा से वो डेवलप करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली एक दफा इसको हमें जैसे ही मैंने वहां पे ऐड किया तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं चलेगा, यहाँ पे मुझे कट करना पड़ेगा और फिर एक दफा स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम सारा डेटा उसने अपने हिसाब से ग्राफक्यूएल के हिसाब से मेंटेन कर लिया था, लेकिन जैसे ही कंटेंट अपडेट हुआ वहां पे यहाँ पे मुझे कट करके चीज सुना। सर यूजर इसको कैसे हैंडल करेगा, उसके पास क्या यूआई या डैशबोर्ड, किस तरह से हम उसको देंगे? कौन किसको कब हैंडल करेगा बता सर रियल लाइफ में आप कह रहे हैं कि रियल लाइफ में ये कैसे चलेगा? यूं जी सर। रियल लाइफ में तो ये होगा ना कि जैसे ये कंटेंट जैसे ही ऐड होगा ना नया, तो वो उसका बिल्ड बनाएगा CI/CD की मदद से, और CI/CD की मदद से बिल्ड बनाने के बाद उसको डिप्लॉय भी कर देगा। तो ये एक वो प्रोसेस लगा हुआ होगा आपके सर्वर के ऊपर कि भाई जैसे ही कंटेंट ऐड होता है आप नया कंटेंट बिल्ड बनाते हैं। गेट्सबी जी बोलिए। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी बोलिए, आप बोल रहे थे। सर जैसा कि हम दराज में जाते तो हम यूआई के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, पिक्चर अपलोड करते हैं, उसके बाद हम हर फील्ड को फिल करते हैं प्रोडक्ट को अपलोड करने के लिए। और सर इस तरह का टेम्पलेट कहाँ से मिलेगा, हमें बता दें जिनमें ये तमाम चीजें हो और हम बेसिकली अपने जरूरत के मुताबिक उसे एडिट करके इम्प्लीमेंट कर सके। सर इसके कोई रिएक्ट के टेम्पलेट पड़े होते हैं ऐसे जो फ्री हो कम्युनिटी के लिए? अच्छा एक बात बताएं, ये आप तो अभी रिएक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, दराज की बात कर रहे हैं, समझ में आती है मुझे बात, लेकिन अगर मैं आपसे थोड़ी देर के लिए वर्डप्रेस का पूछूं जो CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, क्या उसमें ऐसा होता है
अगर मुझे कोई पेज ऐड, कोई प्रोडक्ट ऐड करनी हो तो क्या मैं उसको वो पेज देता हूँ या मैं एडमिन साइड से ये काम करता हूँ? सर वर्डप्रेस में तो डैशबोर्ड बना होता है, एडमिन साइड से काम करता हूँ ना, डैशबोर्ड से करता हूँ ना। जी सर। नहीं सर, बेसिकली मैं यही चीज चाह रहा था। देखें एडमिन साइड से तो हमें तो पेज ऐड करना है नया, ठीक है, उसमें वो चीजें ऐड करनी है, वो तो एडमिन साइड से हम रिएक्ट की कोडिंग करके कर लेंगे। लेकिन सर जो फ्रंट एंड है, मतलब जहां पर क्लाइंट साइड है, जो क्लाइंट देख रहा है, क्लाइंट एक प्रोडक्ट अपलोड करना चाह रहा है, नहीं तो सर वो वहां पर प्रोडक्ट पे क्लिक करता है, न्यू प्रोडक्ट का बटन आता है, करेगा। क्लिक करता है। आपके केस में वो कंटेंट फुल से करेगा। नहीं सर, तो हम उसको क्लाइंट ही नहीं सर, हमें तो दराज एडमिन का एक्सेस नहीं ना देता है, वो तो हमारे अकाउंट का एक्सेस देता है हमें बस। हाँ, लेकिन मैं आपसे यही अर्ज करने की चाह रहा हूँ कि अगर आपको कुछ ऐसा करना होगा ना तो फिर दो तरीके हैं, या तो आप कंटेंट फुल का उसको एक्सेस दो कि भाई ये कंटेंट डालो, ये शो हो जाएगा, वरना दूसरा तरीका है ये काम आपको रन टाइम पे करवाना पड़ेगा। फिर रन टाइम पे आपको यूआई बनानी पड़ेगी, उसकी एपीआई बनानी पड़ेगी और फिर जाके होगा। सर एक टेम्पलेट बनाओ, टेम्पलेट बने पड़े हुए कहीं उसके तो अवेलेबल हो। ये मैं देख के मैं बताऊंगा, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, मैं फौरन इस तरह मतलब मुझे नहीं पता तो मैं जवाब नहीं दे रहा इसलिए, लेकिन मैं चेक करके जरूर बता दूंगा आपको। सर एक छोटा सा प्रोजेक्ट आप इस तरह का प्लीज बनवा देंगे जिसमें मतलब एडमिन का क्या है वो भी हमारे सामने आए, यूजर उसको कैसे कैसे यूज करेगा, मतलब उसकी यूआई वहां से। देखें ये मैं आपको यही समझाने की बात कर रहा हूँ। देखिए आप अपना माइंड क्लियर रखें कि ये यूज केसेस हैं। अगर मैं वर्डप्रेस को अभी कंटेंट मैनेजमेंट के हिसाब से देख रहा हूँ तो अगर आप इसको रिएक्ट के एप्लीकेशन के हिसाब से ना देखेंगे, स्टैटिक साइट जनरेटर है, काइंड ऑफ वर्डप्रेस के काम के लिए। वर्डप्रेस के काम के लिए आपके पास एडमिन होता है, तो उसके अंदर आप पेजेस ऐड कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, तो ये सारा है। अब वो वर्डप्रेस था वो क्या था, एक स्पैगेटी कोड था, यानी क्या कहते हैं उसको, मोनोलिथिक है कि क्लाइंट और जो सर्वर है उसका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वो दोनों साथ ही चलते हैं, अलग अलग नहीं चल सकते। लेकिन यहाँ पे क्या फायदा हो गया, गेट्सबी के अंदर दोनों अलग अलग है। क्लाइंट आपने रिएक्ट पे लिखा हुआ है, कंटेंटफुल अलग है, कंटेंटफुल एक सर्वर है। अब कंटेंटफुल सर्वर के अलावा हेडलेस सीएमएस जो आपको प्रोवाइड करता है, आप वो कोई भी हेडलेस सीएमएस कंटेंटफुल की जगह पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। और आप कहते हैं कि अब मेरी एप्लीकेशन ऐसी है जिसके अंदर मुझे डायनामिक काम करने और सारी चीजें, तो वो भी काम होता है। अब वो जो दो चीजें होती हैं वो हमने डिस्कस की थी, बिल्ड टाइम और रन टाइम। बिल्ड टाइम पे मतलब ये कि जो कंटेंटफुल से डेटा आता है वो बिल्ड टाइम पे हम बिल्ड करके डिप्लॉय कर सकते हैं। और बहुत सी चीजें जैसे लॉगिन होना, लॉगिन होने के बाद जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऐड होना, इस टाइप की कुछ चीजें हैं वो होगी रन टाइम पे। तो दो चीजें, तो वो अगर आपको पूरी एप्लीकेशन रन टाइम वाली भी चाहिए तो आप फिर अपना रन टाइम वाला काम अलग करेंगे जो हम पहले सीखे हुए हैं, रिएक्ट के अंदर किस तरह फॉर्म्स बनेंगे, किस तरह एपीआई कॉल्स होंगी, सारी चीजें। हाँ, सर्वर अभी हमने नहीं पढ़ा, तो सर्वर के लिए हम जब एपीआई सर्वर पे बनाएंगे तब हम देखेंगे इंशाल्लाह। सर ये कंटेंटफुल में ये रिलेटेड डाटा बन सकता है, जैसे रिलेशनल जो भी होता है, जैसे यूजर का नहीं। वैसे है इसके अंदर ऑप्शन है रेफरेंस वाला, लेकिन अगर आप मुझसे 100% पूछे तो ये वो नहीं है, ये असल में डॉक्यूमेंट डीबी वाले कॉन्सेप्ट है, तो रिलेशनल वाला काम 100% नहीं होगा इसमें। जो मतलब मोंगोडीबी की तरह, जिस तरह उसमें हाँ, मोंगोडीबी की तरह काम कर सकते हैं इसमें, लेकिन माई सीक्वल और सीक्वल की तरह काम नहीं कर सकते इसमें। ठीक है जी, आई थिंक आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, सवाल कर लें। लेकिन सर, मैं ये कह रहा हूँ कि एक मिनट, मैं सिर्फ टास्क देता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ आप कोशिश कीजिएगा कोई एक, जो अभी हम रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि मेरे साथ असिस्टेंट बनने के लिए या कोई उनको मैं टास्क दूं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार एक एप्लीकेशन बनाइएगा जिसमें आप कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर लें और वो प्रोडक्ट्स हमें यूआई पे शो हो रही हो। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी स्क्रीन लेके आपके कोड को रिव्यू करते हुए सबको दिखाऊंगा, और जहाँ पे आपके कोड के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी बस जबरदस्त। तो अगर आपके अंदर कोड के अंदर मुझे कोई सजेशन, सबके लिए फायदा हो जाएगा, तो सबको पता चलेगा ये यूं नहीं यूं होता तो ज्यादा बेहतर। तो ये भी एक मजा अच्छी चीज है, आई थिंक मजा आएगा सबको। सर क्वेश्चन कर लें सर? ओके जी प्लीज। सर क्वेश्चन ये था कि जब हम किसी को डोमेन वगैरह परचेज करते हैं अपनी साइट को या अपने ब्लॉग को होस्ट करने के लिए, तो उसके अंदर क्या हमें वो सीएमएस को ही चेंज करने का ऑप्शन देता है, या अगर हम लोग साइट के अंदर उसकी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करके उसको दोबारा अपडेट करें तो वो भी कर सकते हैं हम जब कोई डोमेन परचेज करते हैं, या एक ही दफा आपको अपलोड करना पड़ता है? परचेज करने वाला जो सीन है ना, अब इसके अंदर बहुत सारी, पहले तो कोई मसला ही नहीं होता था, ठीक है। पहले मसला क्यों नहीं होता था, पहले तो आपको पता है HTML CSS होती थी, हर जगह चल जाती थी, ऐसा ही है।
यस सर। तो इसलिए कोई होस्टिंग का पहले इतना वो नहीं होता था कि सिलेक्टिव होस्टिंग, मुझे ये काम करने के लिए यहाँ जाना, ये काम करने के लिए यहाँ जाना। लेकिन अगर आप जब देखेंगे थोड़ा सा हम आगे चले, उसके बाद आपका क्लाइंट साइड से हटके हम सर्वर साइड पे भी आए। तो पहले ज्यादातर लोग PHP वगैरह यूज करते थे, तो PHP की होस्टिंग बहुत चीप है, लाइक 2.5 यानी 2500 के अंदर पर ईयर की आपकी होस्टिंग मिल जाती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे जहाँ तक याद है, या तो इससे भी सस्ता होगा। तो उसमें क्या आप अपनी पूरी HTML CSS जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट को अपलोड कर दो, डिप्लॉय कर दो, सब यूज कर सकते हो। जब बात हुई, अब मैंने सीखा, जब .NET सीखा तब मैं होस्टिंग के लिए गया। मैं तो यही समझता था कि भाई ये 2500 की होस्टिंग मिलेगी और इसी के ऊपर मैं अपनी .NET की एप्लीकेशन रन करूंगा तो चल जाएगी। तो फिर मुझे पता चला कि भाई वो तो PHP वाला सीन है, अगर आपके पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट स्टैटिक है तो चल जाएगी, अगर उसके अलावा कोई और चीज़ है तो वो उस पर नहीं चलेगी, उसके लिए होस्टिंग अलग लेनी पड़ती है। तो फिर मैंने .NET की होस्टिंग ढूंढी, तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी, लेकिन खैर वो क्लाइंट का था तो हो गया। लेकिन डेफिनेटली तो सर डेटाबेस की वजह से एक्सपेंसिव हो गया? नहीं सर नहीं डेटाबेस ना 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 को टेक्नोलॉजी की वजह से समझ ले थोड़ी देर के लिए, लैंग्वेज की वजह से। PHP में बहुत आसान था, सबको पता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, लोग यूजुअली वो स्टैटिक वेबसाइट के लिए यूज करते थे, और उसके अंदर ही MySQL भी मिल जाता है आपको और PHP की लैंग्वेज भी मिल जाती है, ऐसे ही है ना, सबको पता हो शायद। सर ये ओपन सोर्स और फ्री है ना, लेकिन .NET फ्री नहीं है इसलिए। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, तो .NET फ्री नहीं है। अब उसके लिए अगर मुझे कोई .NET की एप्लीकेशन है तो स्पेसिफिक ऐसी होस्टिंग चाहिए जो कि .NET को सपोर्ट करती हो, ऐसा ही है, ठीक है। अब जब हम सर्वर की बात करते हैं तो सर्वर के लिए भी हमें स्पेसिफिक ऐसा सर्वर चाहिए जो उसको सपोर्ट करता हो। लाइक जावास्क्रिप्ट की, आप जावास्क्रिप्ट का सर्वर बनाया तो आपको ऐसी होस्टिंग चाहिए जो कि जावास्क्रिप्ट के सर्वर को सपोर्ट करती हो। PHP पे बनाया तो PHP का सर्वर चाहिए, .NET पे बनाया .NET का सर्वर चाहिए, पाइथन पे बनाया तो उसको स्पेसिफिक ऐसी होस्टिंग चाहिए जो पाइथन के सर्वर को सपोर्ट करती हो। इसी तरीके से अगर मैं नेट यहाँ पे बात करता हूँ हमारे कॉन्टेंटफुल के केस में, कॉन्टेंटफुल के केस में डिप्लॉय करना बहुत ईजी है। आपने ये बिल्ड बनाई और डिप्लॉय कर दिया कहीं, तो ये नॉर्मल सी जो 2500 वाली पर ईयर की होस्टिंग है उस पर भी आपका काम चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, वो पे डायनेमिक नहीं हो पाएगा। डायनेमिक से मतलब क्या, उसके साथ CI/CD इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब आपको ऐसी होस्टिंग ढूंढनी है जहाँ पे आप ये अपना कोड कुछ डिप्लॉय भी कर सको और उसके साथ उसकी CI/CD भी मिले, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। अब ये कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट क्या है, ये वही वाली चीज है जो हम अभी बात कर रहे थे कि जैसे ही कोई कॉन्टेंटफुल के ऊपर कोई प्रोडक्ट ऐड करे तो क्या करना चाहिए, बन जाए, चेंज उसमें शो होना चाहिए। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन करनी है उसको, तो कैसे करेगा कंटिन्यूअस, जैसे आपने एक प्रोडक्ट ऐड की कॉन्टेंटफुल पे, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि किसी तरीके से उस सर्वर को पता चले, क्या पता चले कि ये प्रोडक्ट कॉन्टेंटफुल में ऐड हुई या तो डिलीट हुई या तो अपडेट हुई, ये सारी चीजें उसको पता चलनी चाहिए। और उसके बिहाफ पे वो क्या करेगा, एक न्यू बिल्ड बनाएगा और न्यू बिल्ड बनाने के बाद जो न्यू बिल्ड होगी उसको क्या कर देगा, किसी जगह पे डिप्लॉय कर देगा। सर अगर फॉर एग्जांपल यही वाली बात है कि ऐसे कौन कौन से सर्वर्स मौजूद है, जैसे अभी हम लोग जो इसमें यूज करेंगे वो नेटलिफाई है। नेटलिफाई बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीजों को सपोर्ट भी करता है, तो हम लोग नेटलिफाई यूज करें। हाँ अगर आपके पास कोई ऐसा सर्वर है या ऐसी होस्टिंग है जो इन चीजों को सपोर्ट करती है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। सर तुम नेटलिफाई को यूज कर सकते हैं गूगल एडसेंस वगैरह के लिए। हाँ नेटलिफाई की लिमिट है क्योंकि आप फ्री यूज कर रहे हैं ना, आप पेड यूज करें तो अनलिमिटेड हो जाएगा आपके लिए। सर गूगल एडसेंस वगैरह के लिए हम यूज कर सकते हैं नेटलिफाई को फिर? बिल्कुल कर सकते हैं। सर एक सवाल है, देखें जिस तरह हम लिखते हैं www.tiaic.com, तो सर ये हम अपना बना सकते हैं, अपना पर्सनल, खरीदना ना हमें पड़े? डोमेन की बात करते हैं या सर डोमेन नेम की? नहीं यार, डोमेन नेम ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि असल में देखिए डोमेन नेम का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ये होते हैं सीए सर्वर्स होते हैं, नेम सर्वर्स मौजूद होते हैं। अब जो क्लाउड के ऊपर नेम सर्वर्स मौजूद है ना, उससे फायदा क्या है। अब अगर मैं बात करूं, अब टाइम है हमारे पास, हाँ है 5 मिनट है, चलें समझ लें थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करता हूं, आप एक ऑफिस में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपने ऑफिस में अपना इंटरनल नेटवर्क बनाया। अब जब आपने इंटरनल नेटवर्क बनाया तो उसमें 10 पीसीज हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब वहां पे 10 पीसीज के लिए आपने अपना डोमेन किसी भी नाम से बना लिया, लेट से आपने बना लिया जो आपका दिल चाह रहा था,
abcxyz whatever, तो वो जो डोमेन बना है वो कितने लोगों के लिए बना है? 10 लोगों के लिए इंटरनल यूजर्स है, यानी 10 पर्सन मौजूद है, तो ये उनके सिस्टम्स के लिए मौजूद है। वो समझ सकते हैं कि हाँ ये वाला अगर डोमेन आता है तो मुझे जाना कहाँ है। ये समझ में आती है बात? यस सर, ऐसे ही। यस सर, ये तो समझ में आता है। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया लोकल एरिया नेटवर्किंग लैन वाली बात हो गई। अब वैन की बात करते हैं, थोड़ा सा वाइड एरिया वाली। तो अब यहाँ पे भी थोड़ा सा मसला, यहाँ पे अगर आपके मुख्तलिफ जगहों पे ऑफिसेस हैं और आपने किसी तरीके से कनेक्ट करवाया हुआ है वाया फाइबर लिंक, वाया DSL या व्हाटएवर, किसी भी तरीके से किसी भी मीडियम से, वहां पे भी ये चीज अचीव हो सकती है कि हाँ यार आपके अपनी प्रीमिसेस हैं, तो आपके अपने जो आपने डोमेन आपने डिफाइन किया हुआ है वो आप अपने डोमेन्स को समझ सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे मसला क्या आता है? यहाँ पे मसला ये आता है कि अब हम बात करते ग्लोबली, तो ग्लोबली नेम सर्वर्स मौजूद हैं, जहाँ पे उसको नेम सर्वर्स का मतलब काम क्या होता है? आपका ये डोमेन है लेट्स से abcxyz और उसके अगेंस्ट में ये वाली पब्लिक IP है, तो ये कहीं ना कहीं सेव हुआ है जो ग्लोबल सर्वर्स के ऊपर मौजूद होता है। जिस तरीके से अभी ये के सामने मेरी स्क्रीन मौजूद है ना, लेट्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैं कहता हूँ पिंग yahoo.com, तो ये देखें ये yahoo.com को पिंग कर रहा है कौन सी IP के ऊपर? दिस वाली IP, ठीक है सर। बेसिकली डोमेन के पीछे भी IP चल रही होती है। यस सर, बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखिए सर, मैं बेसिकली ये जारी करता है। मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखें कहीं ना कहीं तो जाके चीज सेव है, और यही चीज अगर हम अपने लोकल सिस्टम पे सेव करके तो उसको पब्लिक नहीं हम कर सकते आम जनता के लिए? यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जो पब्लिक अपने लिए करोगे वो सिर्फ आपके लिए ही होगा, लेकिन ग्लोबल सर्वर्स को बताना जरूरी है कि भाई yahoo.com के पीछे ये है। सर ग्लोबल IP तो सर खरीदनी पड़ती है ना वो। यस सर, मतलब ये ग्लोबल, ये फिर इसको जो मोनोपोली कंट्रोल कर रहे हैं कुछ लोग, इसका मतलब ये तो फिर ओपन सोर्स नहीं है। नहीं ओपन सोर्स ये पॉसिबल एक इदारा है वो। ये एक और चीज पॉसिबल है, मैं बता देता हूँ। हो सकता है जो IP है ये तो अभी आपने आपके पास, आप अगर PTCL यूज करते हैं या कोई भी यूज करते हैं तो आपको भी पब्लिक IP DSL और कुछ भी करते हैं तो आपको पब्लिक IP एलोकेट होती है, ये पता है सबको? यस सर, यस सर, यस। लेकिन अब इसके अंदर भी दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होती है डायनामिक और एक होती है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये स्टैटिक का मतलब ये है कि अब आप जब भी इससे कनेक्ट होंगे तो आपकी स्पेसिफिक IP यही रहेगी, ये अभी चेंज नहीं होगी। डायनामिक का मतलब क्या होता है? वो कुछ टाइम बाद चेंज हो जाती है, आप कुछ टाइम के लिए आउट होती है। सॉरी, दो चीजें होती हैं, या तो जब तक आप कनेक्ट हैं जब तक IP सेम रहती है, जैसे आप डिस्कनेक्ट हुए तो आपकी IP चेंज हो जाएगी। तो अगर आप ये सोचे थोड़ी देर के लिए, आपने याहू का डोमेन परचेज किया हुआ है, ठीक है, और याहू के डोमेन के आगे आपने कोई अपनी डायनेमिक IP लगाई हुई है, तो क्या ये कभी चलेगा? नहीं चलेगा सर, नहीं सर, नहीं चलेगा। अगर याहू का डोमेन है और यहाँ पे मैंने स्टैटिक IP लगाई हुई है तो ये चलेगा? यस सर, अब चल जाएगा। ये चल जाएगा। अब देखें, अब यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि आपको डोमेन तो परचेज करना ही है हर एंगल से। अब आप डोमेन परचेज करेंगे तो आपके ग्लोबल जो नेम सर्वर्स हैं सर, ये हमारे फोर्सेस और डिफेंस वाले क्या करते होंगे? यही होता है, मैं बता रहा हूँ ना आपको। अब वो करते क्या, मैं वो 100% नहीं पता, लेकिन मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज होती है। देखिए, अब मैंने परचेज किया yahoo.com। एक तरीका ये है कि हम कभी आपने नोट क्या होगा, आप कहते हैं कि या आपको डोमेन परचेज करना है या प्लस होस्टिंग परचेज करनी है, कभी ये नोट किया आपने? यस सर, ये होता है, अक्सर होता है। हाँ, तो अगर आप सिर्फ डोमेन परचेज करेंगे तो वो बहुत सस्ता होगा, लेट्स से 99 रुपीज का होगा। लेकिन आप डोमेन के साथ प्लस, ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आप होस्टिंग लेंगे तो ये लेट्स से ये हो जाएगा 250 रुपीज का। क्यों? क्योंकि होस्टिंग के चार्जेस है वो समझ आती है बात, लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह कहीं पर जाके, जिस तरह GoDaddy.com है, इसने कहीं अपने सर्वर्स लगाए हुए हैं जहां पर वो DNS कनेक्ट कर रहा है अपने सारे, डायनामिक रूटिंग से कर रहा है, स्टैटिक से व्हाटएवर उसका प्रॉब्लम। मेरा सर बस ये कि अगर मैं एक अपने लोकल सिस्टम में चला के रखता हूँ, P4 कोई भी सिस्टम रख रहा हूँ,
उधर ला के सर अगर मैं एक कुबरनेटिस का सर्वर बना के चलाता हूँ उस पे सर मैं डीएनएस डायरेक्ट नहीं कर सकता, जिस तरह www. ये सर ये नहीं होगा। सर मैं चाह रहा हूँ कि अगर वो लोग कर रहे हैं ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है तो हम क्यों नहीं कर सकते, या हमारे पास क्या ऐसी ग्लिचेस है जिसकी वजह से हमसे नहीं हो पाता? यार इसके लिए ग्लोबल सर्वर्स के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ता है ना। जैसे GoDaddy की आपने बात की, तो GoDaddy का क्या, उनका खुद का सर्वर थोड़ी है, वो तो बीच में एक प्रोवाइडर मौजूद है। वो भी क्या करते हैं, आपका जो डोमेन लेते हैं वो अपने ग्लोबल नेम सर्वर्स के ऊपर रजिस्टर करते हैं और बस उसको आप जो भी उसके अगेंस्ट में आपको चीजें जो प्रोवाइड कर रहा था वही होता है। वो ऐसा थोड़ी कि ग्लोबल खुद अपना कर रहा है। सर देखें सर मैं समझ रहा हूँ भाई, मैं एक जवाब देना। अगर आप ये भाई ये कह रहे हैं कि जो डीएनएस है वो अगर किसी की मलकियत नहीं है तो फिर ये कौन होते हैं ये सर्वर्स, क्यों हमारे से किस चीज का चार्ज कर रहे हैं? ऐसे है ना कि हम खुद क्यों नहीं कर सकते, ये सर्वर्स क्यों ले रहे हैं हमारे से? तो ये इसका ये इशू है कि जो ICANN ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है ना टॉप लेवल पे इसको मैनेज कर रही है, और बाकी सर्वर जितने भी हैं ये हमें सर्विस दे रहे हैं। हमें ये सर्विस ये दे रहे हैं कि IP को मैप करने की डोमेन नेम से। तो ये सर्विस है, इसलिए हम इनको ईयरली चार्ज करते हैं, मतलब ये हमें चार्ज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक दफा में खरीद भी सकें, क्योंकि अब ये है कि वो जब भी कोई रिक्वेस्ट करेगा उस डोमेन नेम को, उन सर्वर का काम है कि वो हमें डायरेक्ट करेंगे, या तो उनके पास रिकॉर्ड होगा या अपने से टॉप लेवल पे किसी और को वो रीडायरेक्ट कर देंगे कि वहां से देख लो। तो जो आप समझ रहे हैं कि शायद हम खुद से कर सकें, तो वो ग्लोबली हम जो है ना खुद से नहीं कर सकते। अगर आप अपने कंप्यूटर पे अपनी वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं इसके बगैर हम नहीं सर जा वैसे सर मोनोपोली तो है इसमें, तो कोई डाउट नहीं है, हमारा डाटा मेरा- भी नहीं होता। एग्जैक्टली सर, मेरा यही है कि ओपन सोर्स से मेरा दिमाग उठता जा रहा है। देखें ओपन सोर्स कुछ भी नहीं दुनिया में, हर चीज के पीछे फेसबुक बैठा हुआ है सर, एंगुलर के पीछे गूगल बैठा हुआ है, कुछ ओपन सोर्स नहीं है, गिटहब के पीछे माइक्रोसॉफ्ट बैठा हुआ है। ये ओपन सोर्स का बस नाम ही है, आई थिंक। ओपन सोर्स का नाम पता क्या है? ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि कोड आपके सामने है, आप अपना इनपुट दे सकते हो, ये ओपन सोर्स है। अब जैसे विंडोज है, विंडोज ओपन सोर्स नहीं है, विंडोज का जो कोड है वो सिक्योर है उनके पास। लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स है, उसका कोड आपके सामने मौजूद है, आप उसको यूज करते हुए आप अपनी कोई विंडोज बना के उसके पैसे लेना स्टार्ट, लिनक्स कोई वर्जन बना के आप उसके पैसे ले लो, कोई नहीं रोक रहा आपको। ये ओपन सोर्स। सर हमारा अगर आपकी डोमेन है और आप अपने सर्वर पे होस्ट करना चाहते हैं अपने लोकल मशीन पे जिसके पास स्टैटिक IP है, तो आप अपने नेम सर्वर में अपना ए रिकॉर्ड चेंज कर दें तो वो आपका सर्वर से एक्सेस हो जाएगी वेबसाइट। दैट्स पॉसिबल। यस पॉसिबल है भैया, सर्वर से एक्सेस तो हो जाती है, लेकिन सर ने एक्सेस करनी है मेरी वेबसाइट, मेरे लोकल सर्वर पे होस्ट है, वो नहीं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने डोमेन परचेज की हुई है, आप अपने लोकल घर में आपकी मशीन पे स्टैटिक IP लगा हुआ है, तो आप अपनी जो आपकी डोमेन का नेम सर्वर है उसमें ए रिकॉर्ड चेंज करने अपना स्टैटिक IP दे दे, वो आपकी वेबसाइट आपके सर्वर से एक्सेस हो जाएगी। चले यार ठीक है, डिस्कशन थी, लेकिन ये मैं डोमेन नेम परचेज नहीं कर रहा था, मैं अपना बनाना चाह रहा था, मैं ये बात कर रहा था मैं, वो आपकी ठीक है बात हो जाएगा, एड्रेस होगा ना। पता क्या, एक तो हम पाकिस्तानी जुगाड़ू लाल हैं, हम कभी भी बेसिस पे जाते ही नहीं है, इस वजह से हमें कभी ट्रस्ट ही नहीं होते कि खुद से जो है ना ये काम करें। हालांकि ऐसा नहीं, रिसोर्सेज हमें पाकिस्तान में भी मिल सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये करना होगा, अपनी बेसिस जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। सर ये होस्टिंग बता देंगे सर? मेरे अथॉरिटी के सवाल है सर। यार दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली होगी, तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना था। सर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया सर। यस सर मैंने लिंक शेयर किया ICANN का, ये DNS से रिलेटेड है, अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट क्लास कौन सी? नेक्स्ट क्लास कौन सी है? नहीं मतलब हम जो जूम का अकाउंट यूज कर रहे हैं ना, उसमें मल्टीपल दूसरी क्लासेस भी हो रही होती है ना, हमारी क्लियर करेंगे सर की भी क्लास होगी, तो दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं। सर ज़्यादा सब कहते हैं हमने भी परचेज किया हुआ है। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कभी। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, बाय।